ऑडिबल आहे आणि यानंतर one by one we will be looking for various opportunities and the basic things related with the options. ये जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसके माध्यम से आप जो अच्छी तरीके से भरपूर चीजों को समझने वाले हो। तो बेसिकली ऑप्शंस क्या रहता है वो भी चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी है। इन बिटवीन जो भी सेशन को ज्वाइन हुआ है उनमें से कोई भी एक बंदा जो है वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज करे वॉइस जो है ऑडिबल है या नहीं है, प्लीज मैसेज ऑन व्हाट्सएप। वॉइस आ रही है लाउड एंड क्लियर, सो वी कैन स्टार्ट without wasting too much time. Whether the voice is audible or not. Yes, I have got the confirmation. So basically options regarding we are going to discuss over here, and options are the hedging instruments over there, but इंट्राडे के हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ चीजें जो है उनके माध्यम से सीखनी है, समझनी है। एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टू डील विद द बेसिक थिंग्स। मतलब जुलाई सीरीज में ऑप्शंस में क्या चीजें वहां पे हुई है, जुलाई 2022 में वेरियस ऑप्शंस में ट्रेंड रिकग्निशन कैसा है, और उसके बाद में ऑप्शन चेन में क्या बायस बिल्डअप हो रहा है उसको कैसे समझना है, बाइंग अ कॉल, सेलिंग अ कॉल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सटेंसिवली डिस्कस करने वाले। तो आप मेरे साथ रहोगे और इस चीज को अच्छे तरीके से वहां पे अंडरस्टैंड करोगे, यही उम्मीद यहाँ पे रहेगी। तो जब भी हम ऑप्शंस के बारे में बातचीत करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती है, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन की कीमत क्या है, ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, ऑप्शन की एक्सपायरी कहाँ पर है, ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, सेटलमेंट क्या है। तो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस मतलब आज निफ्टी जो था, निफ्टी का जो स्पॉट था, दैट स्पॉट वाज 16,000, 16,000 के आसपास हो गया था, और वहां से रिजेक्ट होते हुए उसने जो लो बनाया वो लगभग 15,850 के आसपास या 800 के नीचे उसने लगाया। तो ये स्पॉट था मॉर्निंग में, और उस स्पॉट के बाद में वो नीचे ढकेलते हुए इंट्राडे लो के इस जोन के आसपास हुआ, मैं एज्यूम कर रहा हूं। अब ये स्पॉट था, और स्पॉट की कीमत जब नीचे ढकेलने लगी तो आपने क्या किया इन जनरल, यदि आप बिगिनर हो तो उस केस में आप में 15,800 का पुट वहां पे बाय किया होगा। फॉर एग्जाम्पल पर्पज पे किसी ने यहाँ पे 15,900 का जो है पुट वहां पे बाय किया होगा। तो जब स्पॉट 16,000 के आसपास चल रहा था, टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको लगा कि निफ्टी जो है वहां से फॉल होने वाला है, और इस वजह से आपने जो है उस फॉल को कैप्चर करने में उसका फॉल का फायदा उठाने के लिए आपने 15,800 कह लीजिए या 15,900 कह लीजिए, उसका पुट जो है आपने वहां पे बाय कर लिया। मतलब 15,800 ये जो हो गई, इसे कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। इसे कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। मतलब आप जो अंडरलिंग मतलब निफ्टी को देखते हुए आपने ये स्ट्राइक सिलेक्ट की जब उसका स्पॉट यहाँ पे था, तो उसे कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस, और ये जो निफ्टी है उसे कहा जाता है अंडरलिंग। आई होप सो ये चीज जो है आपको इसीलिए अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे मेन मेजर इंडाइसेस मैंने एग्जांपल के तौर पे जो है निफ्टी का यहाँ पे लिया है। अब दूसरी बात यहाँ पे टाटा स्टील का हम एग्जांपल ले लेंगे। टाटा स्टील यदि हम देखें तो आज का दिन का जो हाई हुआ वो 879 रुपए 5 रुपए के आसपास हुआ। अब जिस किसी ने भी उसका स्ट्रक्चर या ट्रेंड देखा है, तो वो जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड के बाद वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिख रहा है एक रेंज के आसपास, और यहाँ पे जो कीमत थी वो 879.5 रुपए के आसपास हाई हुआ, और उसके बाद में वहां पे फॉल हुआ। जिस किसी ने भी 860 का पुट यहाँ पे बाय किया होगा, तो वो आपकी स्ट्राइक प्राइस हो गई। और वो स्ट्राइक प्राइस आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, और उस डाउन ट्रेंड में उसमें स्पॉट में 879 से ये 860 तक भी आया, तो आपको ये 860 पे जब स्पॉट 880 या 879 के आसपास चल रहा था, उसका फायदा उठाने के लिए आपने ये जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है 860, यहाँ पे आप 840 भी ले सकते थे या आप 900 का पुट भी ले सकते थे। बट यदि आपने 900 का पुट लिया होता तो आपको ज्यादा पैसा वहां पे उस स्ट्राइक को बाय करने में लगा हुआ होता। यदि आपने 860 का लिया तो मॉडरेट लगा हुआ होता। यदि आपने वहां पे 840 का भी लिया होता, उस स्ट्राइक को आपने बाय किया होता, तो वहां पे आपको वहां पे कम प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू 860।
दूसरी बात ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना। यहाँ पे टाटा स्टील का एग्जांपल लिया है तो इसे कहा जाता है स्टॉक। और यदि हम निफ्टी 50 निफ्टी के ऑप्शंस ले रहे हैं या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ले रहे हैं तो उनकी जो एक्सपायरीज वहां पे रहते हैं हर गुरुवार को, मतलब इस हफ्ते में 7 जुलाई की एक्सपायरी, वहां पे 7 जुलाई की एक्सपायरी का उसका जो है कार्यकाल या वैलिडिटी उसकी कहा जाती है। वैलिडिटी मतलब क्या है, इस टाइम फ्रेम के बाद वो जीरो हो जाता है। तो ये चीज है। और उस ये जो चीज है वैलिडिटी जो है, इससे सिंपल जो है एक्सपायरी क्या है वो चीज पता चल जाती है। ये मेजर दो इंडाइसेस के लिए, या फिन निफ्टी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, उसमें भी उसका वैलिडिटी एक्सपायर रहती है। इसके अलावा ये स्टॉक ऑप्शंस रहेंगे तो हर महीने का, मतलब जुलाई महीने का लास्ट जो गुरुवार रहेगा, जुलाई लास्ट थर्सडे विल बी द एक्सपायरी फॉर द स्टॉक्स ओवर देयर। और ये चीज हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे समझनी है। तो जनरली डिजिग्नेशन डिस्क्रिएशन जो है दो ही प्रकार से, मेन मींस इंडाइसेस। इंडेक्स ऑप्शंस क्या है, उसमें जो है हर गुरुवार निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और फिन निफ्टी के लिए जो है वो मंगलवार रहता है। हर मंगलवार के दिन जो है फिन निफ्टी के लिए वहां पे एक्सपायरी रहती है। और उस एक्सपायरी के दिन यदि आप इन द मनी में जा रहे हो तो आप उस चीज को जो है वहां पे एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, यदि वो इन द मनी में वो आ जाता है। यदि वो इन द मनी में नहीं आता है एंड एज बीइंग ऑप्शन बायर, हम जो है उसे एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ऑप्शन प्रीमियम। जैसे मैंने यहाँ पे टाटा स्टील जब स्पॉट 879 के आसपास चल रहा था तो 860 का पुट हम बाय कर सकते थे, 840 का भी बाय कर सकते थे, या 900 का पुट भी बाय कर सकते थे। बट इसमें जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो डिफरेंशिएट कर सकता है, वो प्रीमियम है। उस ऑप्शंस का प्रीमियम कितना है, उस हिसाब से जितना आप पुट केस में स्पॉट के ऊपर जाओगे उतना प्रीमियम जो है वो वहां पे हाई हो जाएगा। मतलब यदि टाटा स्टील, यदि मैं चार्ट पे जाके आपको दिखाऊं, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो टाटा स्टील यदि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें टाटा स्टील का आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि टाटा स्टील आवरली में या वीकली में जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा। वीकली में देखेंगे तो टाटा स्टील में जो है बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे हो चुका है, डबल टॉप वाला चीज यहाँ पे हो चुका है, और एक फॉल हो चुका है, रिट्रेसमेंट फॉल, ये चीज होती हुई दिख रही है। एंड एज ऑफ नाउ जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत बेस जो है वो 700 या 832 या 830 के आसपास, और ऊपरी स्वरूप पर 900 का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो टाटा स्टील भले ही इसने क्लोजिंग 860 रुपए के आसपास की है, ये स्पॉट हो गया, बट डे हाई के आसपास यदि हम जाके देखें, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखें, उससे पहले हमें ट्रेंड क्या चल रहा है वीकली या मंथली के हिसाब से वो पता होना चाहिए। इसीलिए वीकली का जो यहाँ पे जो चार्ट है मैंने ये लगा के रखा हुआ है। और इसी चीज को यदि हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो डेली में पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉल होता हुआ दिख रहा था। लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स ओवर देयर सो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स ओवर देयर। रिमूव ऑल ड्रॉइंग्स, हाँ। तो आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन का जो फॉल यहाँ पे हुआ, डे हाई से फॉल होना शुरू हुआ, और वहां पे जो हाई हुआ था आज के दिन का वो 879 रुपए के आसपास हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो OHLC डेटा वहां पे, और ये एक सेलिंग प्रेशर वाली जो कैंडल है वो दिखा रही है। ऑलरेडी मेटल सेक्टर जो है वो बहुत ही पीटा हुआ सेक्टर एज ऑफ नाउ दिख रहा है, और उसमें भी ये लीडर है। और इसी वजह से मेटल सेक्टर में जो भी चीज वहां पे दिखेगी वो चीज होगी। उसको छोड़ दीजिए, जब टाटा स्टील 879.2 रुपए के आसपास वहां पे ट्रेड कर रहा था, तब आपको पता चला कि भाई इसका ट्रेंड तो निगेटिव है, और इसको कैच करने के लिए, ये सेलिंग को कैच करने के लिए आप वहां पे 860 का भी पुट वहां पे बाय कर सकते थे, या आप 840 का भी पुट वहां पे बाय कर सकते थे, या लीजिए 880 का भी पुट आप बाय कर लेते थे, या 900 का भी पुट आप वहां पे बाय कर सकते थे। बट इसका कौन सा कब लेना है, उसका हमारे पॉकेट पे क्या डिफरेंस रहेगा, उसका क्या प्रेशर रहेगा, वो भी समझनी जरूरी है ना। तो उसके लिए यदि हम 840 का ले लेते तो उसका प्रीमियम जो है उसको खरीदने के लिए लो प्रीमियम हमें लगता। यदि हमने 860 का लिया होता तो उसके लिए मीडियम लगता। उसके बाद में यदि हमने 880 का लिया होता तो मीडियम के ऊपर थोड़ा सा वहां पे लगता, और 900 का लिया होता तो वहां पे हाई प्रीमियम लगता। तो ये प्रीमियम का खेल वहां पे होता है, और ये प्रीमियम का खेल जो है डिस्टिंग्विश फैक्टर है इन द मनी आउट ऑफ द मनी के हिसाब से। यहाँ पे फॉल होने वाला था तो इसीलिए 880 के ऊपर वाली सभी स्ट्राइक
ये सभी स्ट्राइक जो है इसे कहा जाएगा आईटीएम, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है इन द मनी स्ट्राइक्स। तो इन द मनी स्ट्राइक का मतलब क्या है, वहां पे क्या चीज डिफरेंट है, क्यों उसकी कीमत ज्यादा है। और ये 880 के नीचे वाली जो स्ट्राइक है इसे कहा जाता है आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम स्ट्राइक। क्यों वहां पे इन द मनी के कंपेरेटिवली मीडियम या लो प्रीमियम है, क्यों उसकी कीमत कम है, वहां पे क्यों पैसा जो है कम लगेगा, और क्या डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी एज पर द ऑप्शन थियरीज के अनुसार, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि बेसिक थिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीमियम, और उसका प्रीमियम का डिफरेंशिएशन फैक्टर है। यदि ये फॉल हो रहा है तो उस केस में उस स्पॉट के ऊपर वाली स्ट्राइक सभी इन द मनी रहेगी, यदि ये ऊपर बढ़ता रहता तो इस स्पॉट के नीचे वाली स्ट्राइक जो है तो वो इन द मनी रहती है, और ऊपर वाली स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी रहती है। आप दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा तो आपको वो समझ में आएगा। दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड का हम यहाँ पे चार्ट अच्छे तरीके से देखें तो एसबीआई कार्ड आज जो खुला वो लगभग 800 रुपए के आसपास यहाँ पे खुला। लेट से मॉर्निंग में यहाँ पे खुला था और यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हो रहा था, स्ट्रक्चर भी बुलिश था। टेक्निकल के हिसाब से अर्लियर यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है वो हुआ था, और उसका ब्रेकआउट हुआ था, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, हल्का सा गैप अप भी होता, ये सारी चीजें थी। आज की आप रेंज देखोगे 790 के आसपास ओपन हुआ, 825 का हाई बनाया, लो इंट्राडे का 786.90 के आसपास था, क्लोजिंग होते हुए 816.55 के आसपास हुआ। मतलब प्रीवियस डे के मुकाबले लगभग 30.55 पॉइंट जो है वो प्लस हुआ, परसेंटेज में 3.895% पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। अब जब ये 800 रुपए को क्रॉस कर रहा तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। और इस केस में किसी ने, मतलब इसको यदि वो फॉलो करना होता तो उन्होंने 820 का भी कॉल लिया होता, किसी ने 840 का भी कॉल वहां पे लिया होता, किसी ने 860 का भी कॉल वहां पे लिया होता। और यदि वो लेना होता तो प्रीमियम के हिसाब से क्या डिफरेंस पड़ता, किसी ने 800 का भी वहां पे कॉल लिया होता, किसी ने 780 का भी कॉल वहां पे लिया होता। तो डिफरेंशिएटिंग यही है, यहाँ पे अर्लियर टाटा स्टील के केस में हमने बेरिश का कंसिडरेशन वहां पे किया था, यहाँ पे बुलिश कंसिडरेशन कर रहे हैं। और बुलिश कंसिडरेशन के हिसाब से यदि आपके स्पॉट, जब आपका स्टॉक 800 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, तब यदि आपने उस स्पॉट के नीचे, ये 800 का स्पॉट था ना, उसके नीचे वाली स्ट्राइक यदि वो सिलेक्ट की होती तो उससे कहा जाता आईटीएम, जिसके प्रीमियम जो है वो हाई साइड में रहते हैं। प्रीमियम ऑफ आईटीएम स्ट्राइक्स विल बी ऑन द हाई साइड। यदि वहां पे 820 का सी लिया होता तो उसके प्रीमियम जो है मीडियम रेंज में रह जाते, और 840 और 860 के लीजिए वो मीडियम टू लो के रेंज में हो जाते। तो ये डिफरेंशिएशन है। तो यदि आपका स्पॉट 800 के आसपास था तो ये आउट ऑफ द मनी वहां पे कॉल्स हो गए, और ये 800 के नीचे वाले जो सभी स्ट्राइक्स हो गए वो इन द मनी स्ट्राइक हो गए। और अब ये इन द मनी क्या क्या मांझरा है, क्यों वहां पे प्रीमियम ज्यादा है, और आउट ऑफ द मनी जैसे जैसे हम स्पॉट से दूर जाएंगे वहां पे प्रीमियम क्यों कम कम हो जाते हैं, वो हमें समझना है। और आने वाले स्लाइड्स में भी वो चीज जो है आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है ऑप्शंस में, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि स्ट्राइक प्राइस, अंडरलेइंग की कीमत मतलब स्पॉट की कीमत, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए उसकी एक्सपायरी कहाँ पे स्केड्यूल है। यदि स्टॉक है तो मंथ के लास्ट गुरुवार को यहाँ पे एक्सपायरी होती है ऑप्शन की एक्सपायरी। यदि वो इंडेक्स ऑप्शन है तो हर गुरुवार निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के लिए ऑप्शंस के प्रीमियम आईटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एटीएम का प्रीमियम के हिसाब से वहां पे डिफरेंशिएशन, डिस्टिंग्विश या डिफरेंस किस तरीके से होता है वो है। और ऑप्शन का सेटलमेंट जो कि हमें यहाँ पे इतना लेना देना नहीं है, बट इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से जो मूव आती है वहां पे वो हमें रिकॉग्नाइज करनी है, और उसे हमें अच्छे तरीके से जो है समझना है। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और ये सेशन ऑप्शंस को हमें बेसिक्स टू एडवांस जो है समझना है, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। और होप सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आ रही है, और ये सेशन जो है आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में जो है तकनीकी डिटेल्स वो देगा ही देगा, और उसके साथ आप बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझोगे, और इसको आने वाले दिनों के लिए, आने वाले टाइम के लिए अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस आउट करोगे। होप सो। यदि स्ट्राइक
की प्राइस या स्ट्राइक की कीमत, तो वहां पे कॉल ऑप्शन खरीदना वहां पे कहा जाता है। यदि मार्केट बुलिश हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उस केस में सी बाय किया जाता है, मतलब कॉल ऑप्शन को जो है बाय किया जाता है। तो वो कॉल ऑप्शन कब बाय करना जरूरी होता है? जब अंडरलाइंग की कीमत बढ़ने की उम्मीद की जाती है, वहां पे स्पेकुलेशन किया जाता है, स्ट्रक्चर को देखते हुए वो समझा जाता है। जैसे हमने एसबीआई कार्ड का वहां पे चार्ट देखा, जब वो 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उसके नीचे वहां पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट वो दिखा रहा था, और इसी वजह से वहां पे 800 से 820 या 840 तक वहां पे जाने की दरकरार थी। और इसी वजह से यदि ये एसबीआई जब उसका स्पॉट 800 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, जब उसका अंडरलिंग 800 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो वहां पे कीमत बढ़ने की गुंजाइश की जा रही थी। और उसका हिंट कैसे आया? उसका हिंट जो है प्राइस एक्शन की बदौलत या टेक्निकल एनालिसिस की बदौलत वहां में समझ में आ गया। और उस मूव को कैप्चर करने के लिए जब अंडरलाइंग की कीमत, स्पॉट की कीमत वहां पे बढ़ने की उम्मीद की जाती है, तो ऐसे दिशा में, ऐसे कंडीशन में जो है ऑप्शन को खरीदना एक अच्छा विकल्प रहता है। यदि अंडरलाइंग की कीमत अपनी जगह पर टिकी रहती है या 800 से भी नीचे वहां पे जाएगी, तो कॉल ऑप्शन खरीदने वाले को जितना प्रीमियम उसने प्रीमियम के तौर पे सेलर को दिया है, क्योंकि वो बाय कर रहा है, तो उसके लिए कोई तो काउंटर पार्टी रहेगा ना। आप बायर हो वहां पे, तो आपको बेचने वाला भी कोई तो सेलर वहां पे रहेगा ना। तो आप बाय के तौर पे वहां पे उससे सेलर को जो है प्रीमियम दे रहे हो, और उसके बदौलत वो सेलर से आप सुनिश्चित कर रहे हो यदि मार्केट बढ़ा, तो उस केस में आप वहां पे आपके कॉल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए एक्सपायरी के दिन वहां पे जाओगे, और मार्केट में कीमत जो भी रहेगी उस कीमत पर वो सेलर आपसे वो जो है कॉल ऑप्शन खरीदेगा, वो जिम्मेवारी उसकी रहेगी। ओके। और यदि मार्केट 800 के आसपास ही रहता है या उसके नीचे रह जाता है 27 जुलाई की एक्सपायरी तक, तो कॉल ऑप्शन बायर को नुकसान जो है उतना ही होगा जितने उसने प्रीमियम के तौर पे जो है वहां पे दिया है। सो दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। और ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो है हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है। तो भले ही वहां पे कॉल ऑप्शन बढ़ने की उम्मीद है, संभावना है, वो बढ़ सकता है, सिंपल हमें यही ध्यान देना है कि हमारा रिस्क कितना है। हमारा रिस्क इतना ही है कि सिंपल बिंग बिंग बायर अपने अपने लिए रिस्क उतना ही रहेगा जितना अपन ने कॉल ऑप्शन बायर के हिसाब से दिया है। और यदि आपका प्रॉफिट होगा, तो सामने वाली काउंटर पार्टी जो आपको बेच रही है उसका वहां पे नुकसान होगा। यदि आपको लॉस हो रहा है, सामने वाली बेचने वाली पार्टी जो है उसका वहां पे प्रॉफिट रहेगा। यही मार्केट का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? किसी की हार रहेगी तो किसी की जीत रहेगी, किसी की जीत रहेगी तो किसी की हार रहेगी। यदि बायर की जीत है तो सेलर की हार रहेगी, सेलर की जीत है तो बायर की हार रहेगी। दैट इज द सिंपल। तो कॉल ऑप्शन कब खरीदना सही रहता है? जब आपकी स्पॉट की कीमत या अंडरलिंग की कीमत वहां पे बढ़ने की उम्मीद रहती है। वो उम्मीद कहां से जागती है? वो प्राइस एक्शन से जागती है। वहां पे हमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो हम कैंडलस्टिक समझते हैं या प्राइस एक्शन समझते हैं या सप्लाई और डिमांड समझते हैं, जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, वो समझते हैं, उसके माध्यम से पता चल जाता है। और यदि अंडरलिंग की कीमत बढ़ती नहीं, जगह पे रहती है, वहां से वो ज्यादा घूमती नहीं है, तो उस केस में जो है कॉल ऑप्शन खरीदने वाले को नुकसान रहेगा। और ये जो नुकसान जो है वो किसी का प्रॉफिट रहेगा, वो उस सेलर का रहेगा। तो कॉल ऑप्शन खरीदार को उतना ही नुकसान हो सकता है जिसने कॉल ऑप्शन राइटर को, मतलब बेचने वाला सेलर, राइटर मतलब बेचने वाले को प्रीमियम के तौर पर अदा किया है। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। तो मुझे आशा है इस स्लाइड से माध्यम से आपको पता चला हुआ होगा कि कॉल ऑप्शन कब खरीदना उचित रहता है, कब वहां पे बाय करना रहता है, उसके लिए कारण या रीजन क्या रहना चाहिए, उसके लिए आपको कहां पे आपका एज, एज का मतलब क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी कहां पे होनी चाहिए? आपकी क्वालिटी प्राइस एक्शन पर होनी चाहिए। आपकी क्वालिटी जो है सप्लाई और डिमांड पर होनी चाहिए। ये एंटी शॉर्ट में ले रहा हूं। आपकी कैंडलस्टिक चार्ट्स पर आपकी जो है वहां पे कमांड होनी चाहिए। आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो समझ में आना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल्स चार्ट को देखते हुए वो पता चलने जाने चाहिए। और ये सभी जब आप समझ जाओगे, देन आपको नेक्स्ट टेरिटरी जो है वो ऑप्शन की तरफ लेके जाएगी। बट जनरली नाउडेज क्या रहता है, लोगों को कुछ पता नहीं रहता है ये एज क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट और डिमांड क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, साइकोलॉजी क्या है।
वो पता नहीं रहते हुए वो ऑप्शंस में कूद पड़ते हैं, और कूदने के बाद बहुत बड़ा नुकसान, जिसे हम लॉस कहते हैं, वो हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन एक ऐसी चीज है जहां पे यदि बायर का वहां पे लॉस हो रहा है, देन डेफिनेटली उसे जो बेचने वाला राइटर है उसका वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज द सिंपल थिंग। और ये जो बेचने वाला है उससे बहुत सारा मार्जिन लगता है जब आप कोई भी चीज जो है शॉर्ट सेलिंग करते हो। तो वो बेच रहा है तो उसके पास तो नॉलेज रहेगा ही रहेगा, उसके पास तो एज रहेगा ही रहेगा, एंड ओवरऑल वो डे के या टाइम सेकेंड टू सेकेंड जो है कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उस चीज पर वो फोकस नहीं करता है। वो एंड ऑफ द डे तक, जिसे हम ईओडी शॉर्ट फॉर्म में देख कहते हैं, एंड ऑफ द डे तक जो उस पोजीशन को पेशेंसली जो है वो होल्ड करके रखता है, भले ही उसे लॉस हो जाए। उसे पता है मार्केट आज पैसा ले रहा है तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जो है वो देने वाला है। और दूसरी बात, उसे पता रहता है उसका लॉस लेने की कितनी क्षमता है, क्योंकि कितनी क्षमता है वो मुझे पता होनी चाहिए, कैपेसिटी कितनी है वो मुझे पता होनी चाहिए। और ये कैपेसिटी जिसको पता रहती है वही बंदा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना जरूर रहता है। यदि उसे पता नहीं है why that things are happening over there, then obviously though there is no need to do any kind of trade over there। और होप सो ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझ में अच्छी तरीके से आ रही है, और आप इस चीज को जो है डायरेक्शनल बेसिस पे जो है समझ में ले रहे हो। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे एसबीआई कार्ड का हमने एग्जांपल ले लिया, आप आज के दिन में देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक में मोमेंटम हुआ पहले हाफ में, सेकंड हाफ में अंडर प्रेशर हुआ निफ्टी, इसलिए वहां पे सेल जो है आपको देखने को मिला। अब दूसरी बात यहाँ पे समझने की कोशिश हम यहाँ पे करें तो बेसिक चीजें जो है कॉल ऑप्शन जब खरीदा जाता है तो उसमें क्या बेसिक चीजें होती है वो भी चीज जो है हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यदि आप कॉल ऑप्शन खरीदने की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए मार्केट का सपोर्ट डिमांड या कैंडलस्टिक चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप जो है वहां पे ट्रेड के लिए जा सकते हो। देन एंड देन देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी दैट कि आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है कमा पाओगे। एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपके लिए वहां पे आनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट वो चीज आप अच्छी तरीके से अच्छे डायरेक्शन में जो है लेके जा सकोगे। ये भी चीज समझने वाली दोस्तों। तो दूसरी बात यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है, समझने वाली ये होती है कि जब भी अपन इन चीजों को समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं तो चार्ट हमें क्या बता रहा है वो पता होना चाहिए। तो एक हिस्टोरिकल चार्ट है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये साल 2015 का यहाँ पे चार्ट है, और जो स्टॉक आपके सामने है ये बजाज ऑटो का स्टॉक है, जो कि उसकी कीमत उस टाइम चल रही थी 2028 रुपए के आसपास। और यहाँ पे ये दो जो रेखा ये लगाई गई है वो हरी और ब्लू या वॉयलेट कुछ तो कलर है, मुझे कलर कोड नहीं मालूम, हरा और रेड ही पता है। तो मूविंग एवरेजेस है, 21 दिनों का मूविंग एवरेज और 10 दिनों का मूविंग एवरेज, और उसमें पता चल रहा है कि एक टॉप बना था दिसंबर मंथ में बजाज ऑटो में, और वो टॉप जो है लगभग 2700 रुपए के आसपास बना, और उसके बाद फॉल होते हुए लगभग 2028 के आसपास या 2000 के आसपास वहां पे बॉटम हो गया है। सिंपल। तो ये फॉल हुआ है, ये जब फॉल होने के बाद हमें टॉप पता चला 2700 का और बॉटम जो है 2000 का बना है। तो इसमें यदि ट्रेंड का रिकग्निशन करें तो फॉल इस तरीके से हुआ है। मैं उस लाइन को कैंडलस्टिक को कनेक्ट करने की वहां पे कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन को भी समझना बेहद ही जरूरी है। तो यदि हम इस फॉल को अच्छी तरीके से समझे तो आपको पता चल जाएगा ये टॉप था जिसे हम हाई कहते हैं। उस हाई के बाद यहाँ पे लो बना था, उसके बाद में एक पुल बैक आया था जो कि लोअर हाई हुआ, प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया इसलिए वो लोअर हाई था। उसके बाद में इस लो के नीचे लो हुआ इसलिए उसे लोअर लो कहा जाएगा। उसके बाद में फिर से पुल बैक आया, उसे लोअर हाई कहा जाएगा। उसके बाद में फिर से लोअर लो हुआ, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो हुआ, फिर से एक लोअर हाई हुआ, फिर से एक लोअर लो हुआ, और एक पुल बैक आते हुए इक्वल टू दिस लेवल क्रॉस नहीं किया, एक लोअर हाई हुआ, और फिर से एक शार्प जो है फॉल हुआ, वहां पे लोअर लो हुआ, एक लोअर हाई हुआ, और फॉल कंटिन्यू होते हुए ये फॉर्मेशन होते दिखा। तो लगभग 700 पॉइंट का फॉल आया। अब मार्केट को जब फॉल इस तरीके से डाउन ट्रेंड में रहता है तो ये फॉल आ जाने के बाद इस तरीके का पुल बैक भी आता है। तो उस पुल बैक को कैप्चर करने की थिंकिंग जो है
इस चार्ट को देखते हुए वहां पे दिखाई गई थी। वहां पे कंफ्यूज मत हो जाइए, लाइव मार्केट में आए भी आएंगे और वहां पे भी मैं आपको वो चीज, ये जो बजाज ऑटो के चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ लाइव, मतलब अब जुलाई 2022 में कौन से स्टॉक पीटे हुए हैं, उसमें किस तरीके का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है, क्या हमारा लॉस हो सकता है, वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चीज है, उस केस में हमारे लिए प्रॉफिट की लेवल्स कहाँ पे रहेगी, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहेगा, कॉल बायर के हिसाब से यदि हम 27 जुलाई तक उस कॉल ऑप्शन को पकड़ के रखते हैं तो उस केस के लिए हमारे लिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये सारी चीजें हम जो है वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आपका फोकस, आपका ध्यान यहाँ पे रखिए, स्पॉट 2028 के आसपास चल रहा है, उससे पहले ये फॉल हो जाने के बाद आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस एक्शन जो है बहुत ही एक छोटी प्राइस एक्शन हुई है प्रीवियस फॉल के मुकाबले, जो कि फॉर्मेशन हो रहा था लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे रेंज जो है बहुत ही छोटी हुई बजाज ऑटो में दिख रही थी। अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने के हिसाब से हमें यहाँ पे ध्यान देना है और इसीलिए कॉल ऑप्शन बाय की तैयारी वहां पे कहा गया है। अब ये स्ट्रक्चर आपको पता चला है, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, स्पॉट 2028 के आसपास चल रहा है, एक छोटी रेंज यहाँ पे बन रही है और एक बड़ा पुल बैक मतलब ऊपरी स्तरों पर पुल बैक होने की संभावना आशंका है, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसका एडवांटेज करने के लिए हम वहां पे सी जो है बाय करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है स्पॉट कहां पे चल रहा है, 2028 के आसपास बजाज ऑटो का स्पॉट चल रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी ध्यान देनी है, बजाज ऑटो का जो स्ट्राइक्स वहां पे रहेंगे वो 2000 के बाद 2050 रहेगा, उसके बाद में 2100 रहेगा, उसके बाद में 2150 रहेगा, उसके बाद में 2200 रहेगा, उसके बाद में 2250 रहेगा। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। दो चीजें हमें पता चली, दैट इज द स्पॉट और दूसरी बात यहाँ पे स्ट्राइक्स, जो कि 50-50 पॉइंट के डिफरेंस से वहां पे स्टॉक के लिए वहां पे हमें देखने को मिल रही है। हर एक स्टॉक की 50 का डिफरेंस नहीं रहता है, अलग अलग डिफरेंस रहता है, वो आने वाले टाइम में मैं आपको समझाऊंगा। तो जाएंगे दूसरे चार्ट पर और दूसरे स्लाइड पर और वहां पे चीज को समझने की कोशिश जो है हम वहां पे करेंगे। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में और इस ऑप्शन चेन को हम अच्छी तरीके से समझे, अच्छी डायरेक्शन से समझे तो यहाँ पे सेंटर में जो ग्रीन लाइन से बॉक्स किया गया है वहां पे आपके लिए जो है स्ट्राइक प्राइस मेंशन की गई है। उससे पहले टॉप ऑफ द थिंग मेंशन इज अंडरलिंग स्टॉक, मतलब स्पॉट कौन है, स्पॉट जो है बजाज ऑटो है जिसकी कीमत 226.90 के आसपास है उस टाइम, मतलब 2015 की एक्सपायरी थी मंथली, 26 मार्च 2015 की वो एक्सपायरी थी और उस एक्सपायरी को जो है वहां पे मेंशन किया गया है और उस एक्सपायरी को देखते हुए ही जो है डिस्कशनल चीजें वहां पे दी गई है। दूसरी बात जो है हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, उसके अलावा यहाँ पे आप अलग अलग स्टॉक के लिए कैसे ढूंढ सकते हो, सिलेक्ट इंडेक्स, यदि इंडेक्स मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया निफ्टी 50 देखना है, निफ्टी बैंक देखना है, निफ्टी फिन निफ्टी देखना है तो उसके आप कॉन्ट्रैक्ट सीधे यहाँ से देख सकते हो, या कोई स्टॉक देखना है जैसे कि मुझे यदि मारुति देखना है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेरू या सर्च करते हुए आप वहां पे गो पे क्लिक करते हुए जाके देख सकते हो। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर और इस चीज को जो है आप अच्छे तरीके से वहां पे समझ रहे हुए होंगे और आप मेरे साथ हो, होप सो। दूसरी बात यहाँ पे यदि हम देखें तो सेंटर में ग्रीन कलर के साथ जो है यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्राइक प्राइस। अब इस स्ट्राइक प्राइस को अच्छी तरीके से समझे उसके बाद में आप देखोगे तो इस तरफ जो है ये साइड जो है पूरी कॉल की वहां पे आपको दिखेगी, ऑन दिस साइड देयर इज बीन कॉल, ऑन राइट हैंड साइड देयर इज बीन पुट। अब इस साइड कॉल है और इस साइड पुट है, उसमें आपको दिखेगा चार्ट के नजदीक ओआई मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट वहां पे है, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। उस दिन के दौरान कितनी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुई है वो चेंज इन ओआई यहाँ पे दिखाई गई है, वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ वो यहाँ पे दिखाई गई है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है वो मेंशन है, इसके साथ एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी थी वो चीज है, ये प्रीवियस डे के कंपेरेटिवली वहां पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस में कितना चेंज हुआ है वो नेट चेंज दिखाया गया है, बिड की क्वांटिटी मतलब बायर की क्वांटिटी कितनी है, बायर का प्राइस कितना है, बिकाने वाला या सेलर की प्राइस कितनी है, सेलर की क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे कॉल साइड में हमें ओपन इंटरेस्ट उस दिन के दौरान कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ, वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या इंट्रेंसिक
वैल्यू कितनी है वो वहां पे है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी थी, लास्ट डे के मुकाबले, लास्ट क्लोजिंग के मुकाबले नेट चेंज कितना हुआ वो वहां पे मेंशन है। इसके अलावा बायर की कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस पे वो पूछ रहा है, और सेलर कितनी प्राइस पे बिकने के लिए तैयार है और उसकी कितनी क्वांटिटी है वो वहां पे मेंशन है। ये कॉल साइड हुआ। पुट साइड में भी वही सेम रिप्लिका है। आप अच्छी तरीके से देखोगे तो वहां पे ओवा है जो कि ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओवा है मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, नेट चेंज कितना हुआ, आस्क क्वांटिटी मतलब सेलर का कितना क्वांटिटी पे बेचने के लिए वो तैयार है और बायर कितनी क्वांटिटी के और कितने प्राइस के साथ बेचने के लिए तैयार है, वो चीज यहाँ पे दिखाई है। तो समझने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे एक बायर है और उसके अपोजिट साइड में सेलर है, ये चीज समझो। दूसरी बात पुट साइड में भी यहाँ पे जो है बायर है और उसके अपोजिट में सेलर है। किसी का किसी के इस बायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इस सेलर का इस सेलर के साथ या बायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंटिटीज है दोनों भी, उनको आपको मिक्स नहीं करना है। और ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग हम स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब आएंगे बजाज ऑटो के चार्ट पर जो कि स्पॉट 2026.90 के आसपास है। यदि बजाज ऑटो की स्ट्राइक्स हम देखें तो कितने कितने के डिफरेंस के आसपास है। आप 2000 की स्ट्राइक यदि देखोगे तो वो स्ट्राइक जो है वो एटीएम स्ट्राइक कही जाती है, और डिफरेंस यदि देखेंगे तो 50 पॉइंट का। 2000 के नीचे आप देखोगे तो 1950, उसके नीचे 1900, उसके नीचे 1850, उसके नीचे 1800, उसके नीचे 1750, उसके नीचे 1700, 1650, 1600 ये दिखेंगे। यदि 2000 की स्ट्राइक के ऊपर जाओगे आप 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, ये सभी स्ट्राइक जो है आपको वहां पे देखने को मिल रही है। तो आपका स्पॉट यहाँ पे आपका स्पॉट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जिसे एटीएम कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया आपके एटीएम या स्पॉट के नीचे वाली सब जो स्ट्राइक्स रहेंगी उसे येलो कलर दिया गया है, उसे इन द मनी स्ट्राइक्स वहां पे कहा जाता है। सिंपल। अब ये कहा क्यों कहा जाता है वो डेल्टा पे जब जाएंगे हम उस चीज पर साथ आपको पता चल जाएगा। इसके साथ हम जब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी या इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट जब करेंगे आपको पता चल जाएगा व्हाई दिस इज बीइंग कलर्ड एज येलो। अब यदि हम 2000 की स्ट्राइक की ऊपर वाली स्ट्राइक पर आ जाए तो यहाँ पे आपको सब तरफ व्हाइट बैकग्राउंड दिखेगा, मतलब 2050 से लगभग 2700 तक। और इसे जो है वो आउट ऑफ द मनी कॉल्स कहा जाएगा। अब इसको आउट ऑफ द मनी कॉल्स क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड रहेगा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू पे कंपटीशन पे। वो आपको आने वाले टाइम में आने वाले 2 से 3 स्लाइड में वो पता चल जाएगा। बट उससे पहले आपको आईटीएम कैसे कॉल साइड में समझना है, ओटीएम कॉल साइड में कैसे समझना है और किससे एटीएम का कहना है, वो चीज जो है मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है जो कि 50-50 पॉइंट की डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉट। तो स्पॉट हमारा यहाँ पे है जो कि चार्ट पे हमें दिख रहा था 2026.90 के आसपास। बट स्ट्राइक 50-50 पॉइंट के डिफरेंस की हिसाब से होने से वजह से 2026.90 की नजदीक वाली जो स्ट्राइक है वो 2000 है, इसीलिए उसे एटीएम कहा जाता है। उसके नीचे वाली सभी स्ट्राइकों को इन द मनी स्ट्राइक्स कहा जाएगा और उसके ऊपर वाली सभी स्ट्राइक को जो है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर किया गया है जो कि 2050 की स्ट्राइक है, जो कि एक ओटीएम वाली स्ट्राइक यहाँ पे दिखाई गई है। अब इस 2050 की स्ट्राइक की हम एलटीपी देखें, एलटीपी मतलब क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो ₹6.35 के आसपास आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा उसकी लॉट साइज आप देखोगे तो 250 के आसपास लॉट साइज भी हमें आस्क और बिड क्वांटिटी के हिसाब से दिख जाती है। यदि उस दिन हमें ओवरऑल चेंज का देखें तो वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उस दिन जो है 7750 कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे अनवाइंड हुए हैं। और प्रीवियस डे के मुकाबले 2050 के कॉल का जो प्रीमियम जो है बढ़ने की जगह ₹5.15 से वहां पे घटा है। ये इस ऑप्शन चेन के पिक्चर को कॉल साइड को देखते हुए हमें पता चला है। और मैं बता दूं ये जो एक्सपायरी है बजाज ऑटो के लिए जो कि एक स्टॉक है, वो हर महीने का लास्ट गुरुवार जो है उसका एक्सपायरी वाला दिन रहेगा, वो 26 मार्च 2015 वाला है। तो कॉल ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हम यहाँ पे जा रहे हैं। और 2050 की स्ट्राइक पर हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट पर हमें पता चला एक डाउन ट्रेंड हुआ और उसके बाद में एक छोटी रेंज में बजाज ऑटो जो है ट्रेड कर रहा है जिसका स्पॉट
2026.90 के आसपास ट्रेड होता हुआ हमें वहां पे दिख रहा है। अब वहां पे हमारी ये इच्छा है, हमारी ये मंशा है कि 2050 का कॉल हमें बाय करना है, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 6 रुपए 35 पैसे के आसपास है। 6 रुपए 35 पैसा मतलब क्या है? 6 रुपए 35 पैसा गुणला मल्टीप्लाइड बाय 250 क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, और उसकी जो कीमत जो आएगी वो आपके लिए वहां पे रहेगी। तो 250 के हिसाब से आप देखोगे तो ये 1450 रुपए या 1475 रुपए के आसपास आपकी वहां पे टोटल बाइंग एक लॉट की वहां पे हो जाएगी। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और ये चीज हम 2050 की स्ट्राइक की तरफ क्यों आए? क्योंकि प्राइस एक्शन को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए, कैंडल चार्ट्स को देखते हुए, या सपोर्ट और डिमांड्स को देखते हुए हमें वहां पे पता चला कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, थोड़ा बहुत वो कूल होगा, न्यूट्रल की तरफ आएगा, और उसका एडवांटेज लेने के लिए हम 2050 का कॉल जो है वहां पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड होप सो ये भी चीज आपको यहाँ पे पता चल रही होगी कि टोटल ओपन इंटरेस्ट 2050 की स्ट्राइक पर 26,750 है 26 मार्च 2015 के लिए। उसके बाद यदि हम देखें तो 2100 की स्ट्राइक पर 59,125 के आसपास है। उसके बाद देखें तो 2200 की स्ट्राइक पर 69,625 है। उसके बाद देखें तो 30,500 है, वो 2300 के स्ट्राइक पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दो हाईएस्ट वाले जो स्ट्राइक्स रहेंगे वो आपके लिए ध्यान देने वाले रहेंगे। यहाँ पे मैं 2100 की स्ट्राइक जहां पे 60,000 के आसपास है, और 2200 की स्ट्राइक जहां पे 70,000 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, उस पर मेरी आंखें वहां पे रहेगी। और 26 मार्च की एक्सपायरी के लिए ये मेरा रेजिस्टेंस 1 रहेगा। और उसके बाद में यदि प्राइस कीमत 2100 को प्राइस क्रॉस कर जाती है तो उस केस में R2 जो है वो 2200 के स्ट्राइक के आसपास रहेगा। मैंने सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले दो ही स्ट्राइक को यहाँ पे फोकस किया है, बाकी स्ट्राइक्स को मैंने वहां पे फोकस नहीं किया है। वो चीज जो है मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। यदि नेक्स्ट स्लाइड्स पर जाए हम वहां पे, तो तीन स्थितियां यहाँ पे हमें देखनी है। जो हम स्ट्राइक यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, 2050 का स्ट्राइक वहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 6 रुपए 35 पैसे के आसपास वहां पे है। तो 2050 की स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। स्पॉट जो कंसिडर किया गया है इस टाइमिंग के हिसाब से, वो स्पॉट जो है वो 2026.90 के आसपास वहां पे स्पॉट चल रहा था। और 26 मार्च 2015 तक तीन लोकेशन, तीन कंडीशन जो है वहां पे हो सकते हैं। उस केस में पहली मान लीजिए 2080 तक, दूसरा मान लीजिए 2030 तक, और तीसरा मान लीजिए 2050 तक ही वहां पे कीमत जो है वो टिक जाती है। तो तीन स्थितियां, तीन कंडीशन जो है हमने यहाँ पे कंसिडर की है। और इसमें हमने कहा है कि स्टॉक की कीमत जो है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, मतलब हमारे 2050 की स्ट्राइक हमने कंसिडर की थी, उसके ऊपर गई, इसलिए हमने जो है वहां पे उसके ऊपर जाने के लिए वो तैयार थी। और उसको कंसिडर करते हुए हमने ये कंसिडरेशन कर लिया है कि कीमत 2080 तक जाए, उसके बाद में जो है कीमत उसके भी ऊपर निकल जा सकती है। यदि उसके बाद में हम कंसिडरेशन करें तो वो 2030 तक जा सकती है। उसके बाद में हम कंसिडरेशन करें तो वो 2050 तक की जा सकती है। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। एंड आई होप सो ये चीज जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और ये स्थितियां वहां पे जो हो रही है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करनी है, कहां पे हमारा प्रॉफिट होगा, कहां पे किस स्थिति में हमारा जो है प्रीमियम वहां पे जा सकता है, और कहां पे हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो नहीं हो सकता, वो हम वहां पे देखने की जो है कोशिश करेंगे। तो यदि हमें अच्छी तरीके से समझना है, देन डेफिनेटली हमारे लिए जो है चीज कंसिडरेशन करनी है कि हमने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है उस स्ट्राइक के ऊपर जो है मार्केट वहां पे जाना चाहिए। और यदि उस कीमत के ऊपर, उस स्ट्राइक के ऊपर यदि कीमत जाएगी, देन डेफिनेटली वो मेरे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वहां पे रह जाएगी। तो उसमें जो पहली चीज वहां पे आती है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है आईवी कहा गया है। और इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से वहां पे दिखाया गया है स्पॉट की कीमत माइनस स्ट्राइक की कीमत। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपायरी के समय जो है नॉन निगेटिव नंबर, मतलब जीरो भी नहीं होगी और माइनस भी नहीं रहेगी इन केस ऑफ कॉल्स। ये सिंपल चीज है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमेशा प्लस में रहेगी, और जिसकी कीमत प्लस में रहेगी वो ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन एक्सरसाइज
करने पर मिलेगी, मतलब उतनी कीमत जो है वो मिलेगी प्रायर टू एक्सपायरी और ऑन दैट ऑफ एक्सपायरी, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी। यदि आपने किसी स्ट्राइक की ली है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो या निगेटिव आ रही है, मतलब आपने उसे यदि वहां पे एक्सरसाइज किया, आपने उसकी अधिकार का उपयोग किया, तो उस केस में आपको जो है जीरो अमाउंट ही वहां पे मिलेगी, क्योंकि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूला अनुसार उसका जो एक्सरसाइज का तरीका जो है वो जीरो या नॉन निगेटिव नहीं रह सकता, माइनस नहीं रह सकता, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और इस इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला जो शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है, स्पॉट की कीमत माइनस स्ट्राइक की कीमत, मतलब हमारे लिए स्ट्राइक चूज किए स्ट्राइक के ऊपर ही आपका जो है स्पॉट वहां पे होना चाहिए। और यहाँ पे तीन कंडीशन हमने यहाँ पे ली है, और वो तीनों कंडीशन जो है मैं आपको फिर से एक बार जो है रिवाइंड करवा दूंगा। पहला जो कंसिडर किया है वो 2080, दूसरा जो किया है वो 2030, और तीसरा जो किया है वो 2050। ये तीन कंडीशन जो है वहां पे की गई है, 1, 2 और 3, और तीनों कंडीशन के हिसाब से हमें चीजें देखनी है। दूसरी बात है यहाँ पे जो स्ट्राइक हमने सिलेक्ट की है, मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, वो 2050 की हमने स्ट्राइक जो है सी वहां पे कंसिडर किया है। तो कंडीशन 1 के हिसाब से IV1 में लूंगा, जो कि स्पॉट जब जो है 2080 के आसपास वहां पे होता है, 2080 के आसपास यदि स्पॉट वहां पे स्पॉट जब 2080 के आसपास वहां पे रहेगा, तब इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे क्या रहेगी, IV1 कहेंगे। तो आपका स्पॉट जो है वो 2080 के आसपास चल रहा है, और आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है वो 2050 की स्ट्राइक सिलेक्ट की है, तो उस केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो +30 पॉइंट वहां पे आएगी। यदि स्पॉट 2 हम कंसिडर करें, जो कि 2030 के आसपास हमने कंसिडर किया है, 2050 का हमने 2030 का कंसिडरेशन किया है, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू IV2 हम कंसिडरेशन करें, तो आपका स्पॉट 2030 है, और आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है वो 2000 ओनली 50 की है, और उस केस में आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा वो निगेटिव नंबर रहेगा, और वो कभी जीरो या निगेटिव नंबर नहीं रहता है, और इस केस में वो -20 है, मतलब वो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। यदि आप वहां पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए गए तो आपको कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा। और स्पॉट 3 यदि हम यहाँ पे कंसिडर करें, जो कि 2050 का है, तो स्पॉट 3 के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू यदि हम यहाँ पे कंसिडरेशन करें, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है स्पॉट आपका 2050 है, और स्ट्राइक भी आपने 2050 की कंसिडरेशन की है, तो उस केस के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो रहेगी, जो कि नहीं है। और उस केस में भी आपको, यदि आपने वो सेलर के पास गए और उसको बोला कि भैया मुझे मेरा ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करना है, तो उस केस में आपके लिए कुछ भी पैसा जो है वहां पे हरगिज हरगिज नहीं मिलेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो कंफर्मेशन है वो सिंपल इन्हीं चीजों पर स्पॉट पे निर्भर है। तो यदि आपने सही स्पॉट चूज किया है, इस केस में यदि आपने 2080 का स्पॉट चूज किया है, देन डेफिनेटली आपका जो है वहां पे पैसा बन सकता है। बट यदि आपने गलती कर दी और जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, जो कि एक्सपायरी के दिन जीरो वहां पे हो सकती है, वो स्ट्राइक यदि आपने वहां पे चूज कर दी, तो वहां पे आपके लॉस के आसार जो है वो हो सकते हैं। अब इसे मैं कनेक्ट करूंगा प्रेजेंट डे के साथ। प्रेजेंट डे के साथ मतलब क्या है दोस्तों, इन दिनों आप स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर, मतलब आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, आपको ये चीज जो है इंट्रिंसिक वैल्यू की जो है आपको पता ही नहीं थी। बट यदि आप इस इंट्रिंसिक वैल्यूज को समझ जाते हो, देन डेफिनेटली आपके लिए जो है बहुत ही शानदार ये चीज रहेगी। और इसके बाद आप जो भी स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट करोगे, चूज करोगे, तो उससे पहले आप समझोगे कि भाई यदि मुझे वहां पे एग्जिट करने की टाइम आ गई, देन डेफिनेटली मेरा वहां पे पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि बन सकना बहुत ही जरूरी है। और बनने के लिए जो है मुझे इन सारी चीजों को जो है अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए जाएंगे लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में देखेंगे कि क्या चीजें वहां पे बन रही है। और दोस्तों मुझे आशा है आपको ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, शांत तरीके से जो है आपको पता चल रही है, और आने वाले टाइम पे यही स्टडी रहेगा जो आपको जो है हर पल जो है आपके टाइम के हिसाब से, आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट हिसाब से जो है वहां पे वर्कआउट करेगा। तो हम आए हैं www.NSE इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पे टाटा स्टील का ही एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे लेंगे। टाटा स्टील के एग्जाम्पल के साथ जो है हम अच्छे तरीके से
चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टी टाइप कर रहा हूं, तो टी से जो स्टार्ट होने वाले जो स्टॉक है वो सभी स्टॉक यहाँ पे आ जाएंगे। अब टाटा स्टील आ गया है, टाटा स्टील पे ऑप्शन चेन आपके सामने यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखोगे सिंबल टाटा स्टील का है, जो एक्सपायरी है टाटा स्टील की वो 28 जुलाई 2022 के लिए है। और जैसे हमने वहां पे स्लाइड पे देखा था, सेंटर पर आपके लिए स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा घटा वो है, आज के दिन में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा घटा वहां पे दिख रहा है कॉल साइड से। और हमें उन चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। तो दूसरी बात यदि हम देखें, तो यदि स्पॉट 860 के आसपास एग्जैक्टली क्लोज हुआ है, तो एटीएम स्ट्राइक जो है हमारे लिए वो 860 की यहाँ पे है। तो इसे कहा जाता है एटीएम स्ट्राइक इन केस ऑफ कॉल। 860 के नीचे वाले जो भी स्ट्राइक्स रहेंगी उनको बैकग्राउंड यहाँ पे येलो या पीला कलर यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम इन द मनी स्ट्राइक्स यहाँ पे कहेंगे। दूसरी बात, यदि हम यहाँ पे इन स्ट्राइक को ऊपर 860 जो कि एक स्पॉट है, उस स्पॉट के ऊपर यदि अच्छे तरीके से देखें तो 880 है, 900 है, 920 है, 940 है, 980 है, 960 है। इन सभी स्ट्राइकों का यदि हम बैकग्राउंड देखें तो वो आउट ऑफ द मनी है। और इस आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स का क्यों क्या चीज है वो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चीज समझने की कोशिश की थी, वो चीज जो है हम यहाँ पे समझेंगे। चलो मान लीजिए आज मंगलवार के दिन आपका जो है वहां पे ट्रेड करने का मन हुआ, और मॉर्निंग में जैसे ही टाटा स्टील ने 865 का वहां पे चार्ट पे एक ब्रेकआउट वाला वहां पे पैटर्न बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो देखते हुए आप उसे लॉन्ग करने की कोशिश वहां पे कर रहे हो। आप कैश की जगह आप उस चीज को जो है ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, और उस केस में आपने 860 का जो है वहां पे कॉल खरीदने की कोशिश की। स्थिति एक में मैं कंसिडर करूंगा स्थिति एक। दूसरी स्थिति में यदि हम देखो तो मैं दूसरी स्थिति में लूंगा 800 की स्ट्राइक, जिससे मैं कहूंगा कंडीशन 2। और कंडीशन 2 में जो है मैं यहाँ पे दूसरा जो ये लेने की कोशिश करूंगा। और तीसरी स्थिति में जो है 940 जो कि कंडीशन 3 में जो है, स्थिति 3 में जो है तीसरा स्टॉक में लेने की कोशिश करूंगा। दैट स्ट्राइक विल बी 940 आज के दिन के हिसाब से। अब देखेंगे कहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू और क्या इफेक्ट हमारे ऊपर जो है वहां पे हो सकता है। फिर से एक बार वहां पे 800 की स्ट्राइक हम लेने की कोशिश करेंगे, 940 की स्ट्राइक लेने की कोशिश करेंगे, और 860 की स्ट्राइक लेने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाने से पहले हम चार्ट पे जाएंगे, और चार्ट पे जाके देखेंगे कि भैया क्या चीज वहां पे हुई थी और क्यों हम जो है वहां पे ऑप्शन में कूद पड़े, क्योंकि हमें वो भी चीज पता होनी चाहिए। सो सिंपली स्पीकिंग यहाँ पे टाटा स्टील का जो है मैं यहाँ चार्ट जो है वहां पे लगा देता हूं। सो इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड यू। और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ले रहे हैं दोस्तों, हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे ले रहे हैं, और इस प्रैक्टिकल नॉलेज के बदौलत जो है हमें उन चीजों को अच्छे तरीके से समझना है। यदि हम टाटा स्टील का चार्ट देखें तो एक बॉटम बनता हुआ दिखा था, जहां पे हैमर ऑन हैमर पैटर्न जो है बनता हुआ दिखा। आज की ओपनिंग वाली 9:15 वाली कैंडल यहाँ पे थी, जो कि हल्की सी गैप अप हुई, जो कि 858 रुपए के आसपास हुई। लो जो हुआ इंट्राडे का वो आई गेस 860 रुपए के आसपास हुआ, और वहां से जो है डे के हाई की तरफ मतलब 879.95 रुपए तक वहां पे मोमेंटम होता हुआ दिखा। तो जैसे फर्स्ट आवर की कैंडल हुई, गैप सस्टेन होता हुआ दिखा, तो मेरे मन में जो है बुलिश स्टांस का चीज होते हुए दिखा, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब डाउन ट्रेंड इस तरीके का डाउन ट्रेंड रहता है और उस डाउन ट्रेंड में इस तरीके का गैप अप कर जाता है और वो गैप को फर्स्ट आवर में होल्ड अप करके रखता है, तो उसके बाद में मेरे ध्यान में ये आता है कि ये फिर से एक बार भाई साहब नेक्स्ट जो लोअर हाई है उसकी तरफ जाने के लिए तैयार है। एंड नॉट एग्जैक्टली टू दैट, बट उसके भी थोड़ा सा ऊपर गया, जो कि 880 कह लीजिए या 879 की तरफ वहां पे जाने के लिए तैयार है। और उस केस के लिए हमने 3 कंडीशन ली थी। पहली कंडीशन में हमने 800 का कॉल वहां पे 860 का कॉल लेने की कोशिश की। दूसरी कंडीशन में जो है हमने 900 की सॉरी दूसरी कंडीशन में जो है दैट वी हैव कंसिडर ओवर देयर, दूसरी कंडीशन में 800 का कॉल लेने की कोशिश की है, और तीसरी कंडीशन में जो है 940 का कॉल लेने की कोशिश की है। अब वो कॉल क्यों लेने की कोशिश की, क्योंकि ये गैप अप था, गैप अप के बाद फर्स्ट आवर में वो गैप रिजिडिटली होल्ड रहा, और उसके बाद में
फिर से एक बार मुझे स्ट्रक्चर को देखते हुए पता चला नीचे जाने के बाद पुल बैक करता है, उसी तरीके से वो नीचे गया था। अब ये पुल बैक करने के लिए तैयार है सुबह के 10:15 बजे, और इसीलिए मुझे लोअर हाई वाले जोन की तरफ फोकस करना था, जो जोन लगभग 872 से 880 के आसपास था। और उसी दौरान 10:15 पर मुझे फोकस करना था कि मैं तीन कंडीशन में कहां पे मेरे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। ये तीन स्ट्राइक जो है मैंने कंसिडरेशन की थी। अब जब स्पॉट यहाँ पे चल रहा था, यदि स्पॉट की नीचे वाली स्ट्राइक फॉल साइड से मैं ले रहा हूं तो उसे आईटीएम कहा जाता है। यदि एग्जैक्टली स्पॉट वाली स्ट्राइक में ले जाता तो उसे एटीएम कहा जाएगा, और यदि स्पॉट की ऊपर वाली स्ट्राइक लेता मैं, उसे ओटीएम स्ट्राइक जो है कहा जाता। तो ये डिफरेंशिएशन रहेगा, बट चार्ट से मुझे ये पता चला कि कहां पे बाउंस बैक जो है ट्रेंड के हिसाब से वहां पे हो रहा है। और इस चीज को जो है दोस्तों, आपको मैं दो चीज जगह पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो चार्ट पे और दूसरी जो है ऑप्शन चेन के मॉडल पे। तो चलिए जाएंगे ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन से हम जो है वो चीज को अच्छी तरीके से समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो अब चार्ट पर हम जो है स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझेंगे। ये फर्स्ट आवर वाला कैंडल था जो कि 9:15 के आसपास था, उससे मैं ब्रेक डाउन करूंगा 15 मिनट में। 15 मिनट में जाके जाऊं तो 9:15 ये स्टार्ट हुआ, और आप देखोगे 10:15 पुल बैक हुआ। मतलब जैसे ट्रेंड हम समझते हैं ना, गैप अप हुआ, उसके बाद में उसके पुल बैक हुआ, और पुल बैक के आसपास स्पिनिंग बॉटम वाली कैंडल हुई, और जैसे ही स्पिनिंग बॉटम वाली कैंडल हुई और नेक्स्ट आवर वाली कैंडल जो कि लगभग 11:15 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हो गई, और ओपन इज इक्वल टू लो वाला चीज दिया, तो इसलिए मेरा जो स्टांस हुआ वो बुलिश हुआ, और जिससे इंट्राडे जो हाई हुआ वो 879.5 रुपए के आसपास होता हुआ दिखा। और उसी की वजह से, इस चीज की वजह से मुझे पता चला कि भाई मेरे लिए यहाँ पे बुलिश चीज वहां पे रहेगी। और समझ लीजिए वहां पे तीन ट्रेडर है। ट्रेडर ए जो है वो 860 का कॉल उससे जो है बाय कर रहा है। एक ट्रेडर जो है ट्रेडर बी है, जो कि 800 का कॉल वो जो है वो बाय करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा ट्रेडर सी है जो कि नया मार्केट में आया है, 940 का सी जो है वो बाय करने की वहां पे कोशिश कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ होगा इस हाई की तरफ, वो चीज को हम वहां पे चेक करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन के बिहाफ पे ओनली ट्रेड नहीं होना चाहिए। उसका जो कोरिलेशन है, उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो पिलर है, वो प्राइस एक्शन से है। प्राइस एक्शन मतलब चार्ट से है। वो गलती बाकी लोग करते हैं, मुझे आशा है ये ट्रेनिंग के बाद जो है वो गलती आप नहीं करोगे, और प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को जो है आप वहां पे समझ जाओगे। तो चलिए जाएंगे ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर जाने के बाद इस चीज को जो है हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो 10:15 के आसपास किस तरीके से वो तीन ट्रेडर्स ने पोजीशंस बनाई होगी, किस तरीके से फायदा उनको हुआ होगा, वो चीज जो है हम वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले 800 का कॉल जिस ट्रेडर ने लिया था, यहाँ पे उल्टा है थोड़ा चीज, ये 800 नीचे गया है और 940 नीचे है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कंसिडरेशन करूंगा। 940 का सी लेने वाला एक बंदा था, और उसका हम इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कॉम्प्यूट करेंगे जब स्पॉट 860 के आसपास चल रहा था। ये आपके लिए स्पॉट था। जो ट्रेडर जो है सी ट्रेडर था, ये बी ट्रेडर जो है वो एटीएम वाली स्ट्राइक को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, उसे हम ट्रेडर बी कहेंगे। और तीसरा जो ट्रेडर था वो ट्रेडर सी था, जो कि 800 की स्ट्राइक को जो है वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उन स्ट्राइक्स की, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला, मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट माइनस माइनस स्ट्राइक सिलेक्टेड। स्पॉट माइनस स्ट्राइक सिलेक्टेड। तो हम शुरू करेंगे 800 के वाले ट्रेडर सी के साथ। तो सी वाले ट्रेडर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, स्पॉट कहां पे चल रहा था, वो 860 रुपए पे चल रहा था। ट्रेडर सी ने कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट की, उसने 800 की स्ट्राइक सिलेक्ट की। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई दोस्त, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आई 60 रुपए। वो ट्रेडर सी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपको यहाँ पे लिखी गई है। दूसरी बात, यदि एटीएम पे जो ट्रेडर स्ट्राइक ट्रेड कर रहा था, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, उसका स्पॉट कितने पे था, उसका स्पॉट तो 860 रुपए के आसपास था। उसने स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट की थी, उसने तो 860 की थी। अब 860 वजा 860 मतलब जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अब ट्रेडर सी की तरफ यदि जाए और इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने की कोशिश करें, तो आपका स्पॉट कहां पे था, वो 860 रुपए के आसपास था। और उस ट्रेडर सी ने 940 की स्ट्राइक वहां पे ट्रेड करने की कोशिश की,
और उस केस में उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया दोस्त, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो निगेटिव आया, वो लगभग -100 आया। और जैसे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला का जो यहाँ पे चीज देखी थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू वो रकम है, जो कीमत है, जो कि कॉल ऑप्शन खरीदार को कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने पे मिलेगी। अब आप मुझे बोलिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, सबसे ज्यादा, या कौन से भी टाइम पर उसका पैसा बनेगा ही बनेगा, वो कौन सी स्ट्राइक रहेगी, आप मुझे अच्छी तरीके से बताइए किसकी पैसा बनेगा इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूले अनुसार। उसके फॉर्मूले के अनुसार जो पैसा किस बंदे का बनेगा, वो जो स्ट्राइक वाला रहेगा वो 800 की स्ट्राइक वाले बंदे का बनेगा, ना कि 860 वाला, ना कि 940 वाला। उसका पैसा जो है वहां पे लॉस में ही चला जाएगा, वो जो है राइटर का जो है प्रॉफिट करवाएगा। तो ये सिंपल चीज है, और इस इंट्रिंसिक वैल्यू का महत्व यही है, इस इंट्रिंसिक वैल्यू की समझ यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पे गलती कर जाते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू का मुझे क्या फायदा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये चीज है जहां पे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पे पैसा बनने की कोशिश जो है, इंपॉर्टेंट जो है वो होगा ही होगा। तो ये सिंपल चीज है। दूसरी बात यदि आप देखोगे तो आपको पता है कि 860 वाला इन द मनी वाला ऑप्शन है, आईटीएम वाला ऑप्शन है, 860 वाला जो है वो एटीएम वाला ऑप्शन है, और 940 वाला जो है वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। जब ये मार्केट 865 रुपए से 878 रुपए के आसपास गया हुआ होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ है, वो भी आपको चीज पता वहां पे होनी चाहिए। और वो चीज पता आपको कैसे लग जाएगी, कैसे पता चल जाएगी, तो उसके लिए जो है हम वहां पे ऑप्शन का चार्ट लगाएंगे, और उस ऑप्शन चार्ट के माध्यम से जो है आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पे जो है उनका पैसा जो है बना था। क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग भी हमारे साथ जो है होनी चाहिए, उसके साथ ही जो है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वहां पे आती है। एंड होप सो मैं आपको वही चीज जो है वहां पे बताने की कोशिश करूंगा। जस्ट मिनट गाइस। Okay, so I will just share that desk to you so you can understand that. हाँ, अब आपके सामने जो है चार्ट वहां पे लगा हुआ होगा, और 860, 940 और 800, इन तीनों स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ होगा वो हम जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लेट मी इरेज ऑल दैट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो द चार्ट ऑफ टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो है आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे। आवरली टाइम फ्रेम में जाने के बाद वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। लेट में डुप्लीकेट द टैब ओवर देयर। तो हम टाइम को जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये पहले घंटे वाली कैंडल है जो कि 9:15 से 10:15 तक। ये नेक्स्ट आवर वाली कैंडल है जो कि 9:15 से 11:15 बजे तक। ये 11:15 बजे से 12:15 बजे तक, और उसके बाद में 12:15 बजे टॉप बना था। अब इसी चीज को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, और वहां पे क्या चीज हुई थी वो समझने की कोशिश करेंगे। अब 15 मिनट में जाके देखें तो हमें पता चला कि एक ट्रेंड में जो है यहाँ पे ये स्टॉक मूव हो रहा था, और उसको ट्रेंड लाइन को जो है इस तरीके से उसने होल्ड किया। दूसरी बात लेग के हिसाब से हम अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पे पहला लेग ऑफ रैली हुआ, उसके पहला लेग ऑफ रैली के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, और उस ट्रेंड लाइन को बाउंस करने के बाद वहां पे मोमेंटम स्टार्ट हुआ। ये टाइम था 10:15 बजे, और ये 10:30 बजे की कैंडल थी। अब इसे मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा जिससे मुझे अच्छी तरीके से इस चीज को जो है समझना है। अब वही चीज थी, ये पुल बैक था, और इस पुल बैक में ये लो हुआ 10:15 बजे, और 10:15 बजे के बाद में 10:20 के बाद आप देख सकते हो 866 रुपए से ये लगभग 878 रुपए के आसपास हुआ। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा 10:20 से लगभग 12 बजे तक। इस टाइम के दौरान हमने जो 3 स्ट्राइक सिलेक्ट की है वो है
800 रुपए की, 860 रुपए की और 940 की, वहां पे किसका ज्यादा फायदा हुआ वो चीज हम वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो टाटा स्टील का हमें वहां पे ऑप्शन लगाना है वो कि 940 का हम वहां पे लगाएंगे पहला, और 940 के आसपास जाने के बाद उसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर जाएंगे। यहां से वो स्टार्ट हुआ, आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई में यहां से वो ओपन यहाँ पे हुआ 10 रुपए 64 पैसे के आसपास, वहां से 12 रुपए 81 पैसे के आसपास गया, और वहां से 10 रुपए 95 के आसपास आया, और वहां से पुल बैक होता हुआ दिखा। ये 940 के आसपास हुआ। अब इसे हम जो है डिवाइड कर देंगे 3 में। ये तो 940 का हुआ, उसके बाद में हमें जो है 860 की जो स्ट्राइक है उस पर जाना है। 860 का सी भी लगा दिया है, और उसके बाद में लास्ट में जो है हमें 800 का स्ट्राइक लगाना है, वो भी आ गया। तीनों स्ट्राइक मैंने लगा दिए। अब हम जो है तीनों को अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन है, उससे पहले मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा। जस्ट लेट मी गो टू दैट। तीन, हाँ, ये आ गए। 940 के स्ट्राइक पर मैं जो है उसे ऐड करने वाला हूँ। कंपेयर, ओके, और लास्ट में मैं लूंगा 800 की स्ट्राइक यहाँ पे। अब ये 800 का जो वाला जो है उसका कलर जो है मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा। उसका कलर जो है ब्लू कर देता हूँ। 800 का कॉल का कलर जो है ब्लू कर देता हूँ। दूसरा ये जो 860 वाला जो है उसका बोल्डनेस जो है बढ़ा देता हूँ। ओके, तो तीन चीजें यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देख रही हुई होगी। तो आप अच्छी तरीके से देखोगे तो बॉटम में जो यहाँ पे लगाई गई है वो 860 है, और उसका जो कलर है वो ये कलर है। 800 का कॉल जो है वो उसका कलर ये है, और सबसे नीचे 940 की स्ट्राइक है जिसका यहाँ पे ये चीज है। आप अच्छी तरीके से देखोगे तो इसने जो मूव्स की थी लो से, वो लगभग जो है परसेंटेज के हिसाब से एक ही लेवल के आसपास होती हुई दिखी। बट यदि आप 860 का कॉल यदि देखोगे तो एक ही लेवल के आसपास नहीं था वो दिन भर, उस हाई के ऊपर भी वो गया। ओके, और यदि आप 800 की स्ट्राइक देखोगे तो उसका लो तो बहुत नीचे था वहां पे, बट एरिया ऑफ रैली वॉज बिंग हायर एज कंपेयर टू द अर्लियर टू। मतलब 800 940 तो ओटीएम वाली स्ट्राइक थी, 860 तो एटीएम वाली स्ट्राइक थी, और 800 वाली स्ट्राइक तो इन द मनी वाली स्ट्राइक। दैट वाज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। और सबसे ज्यादा जर्क जो है एज ऑफ नाउ यहाँ पे हमें 860 की स्ट्राइक पर हमें देखने को मिल रही है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम जो है इंक्रीज होता हुआ दिखा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फायदा है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 800 की कॉल पर ज्यादा होना चाहिए था, बट आज सिर्फ 5 जुलाई है और एक्सपायरी के लिए कितना टाइम बचा है? एक्सपायरी के लिए जो है लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। 20 days आर बिंग रिमेनिंग ओवर देयर। और जैसे जैसे एक्सपायरी वहां पे आएगी, वहां पे यदि स्पॉट या अंडरलाइन ज्यादा घूमता नहीं रहेगा उतना आपका ये जो कॉल रहेगा जो इन द मनी कॉल है उसका प्रीमियम इतना डीके नहीं होगा। उसके कंपेरेटिवली 860 और 940 का वहां पे पास डीके वहां पे होगा। तो मैंने जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है तो आपको ये समझना है 940 जो कि आउट ऑफ द मनी था उसका हाई जो है दिन भर कटा ही नहीं, वहां पे इतनी मूवमेंटम हुई नहीं क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी था। बट यदि आप 860 जो कि एटीएम था, वहां पे डबल टॉप बनने तोड़ने के बाद वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, जैसे अंडरले में हुआ उस तरीके से। और उसी का रिफ्लेक्शन जो है आपको 800 की स्ट्राइक में भी देखने को मिला जो कि एक आईटीएम वाली स्ट्राइक है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मुझे सही स्ट्राइक को सिलेक्ट करना बेहद ही जरूरी रहता है। जैसे मेरा अंडरलिंग जिसे मैं स्पॉट कह रहा हूं बिहेव करेगा, उसी तरीके से मेरे को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा कम टाइम में या कम दिक्कत के साथ कम रिस्क के साथ वहां पे होना चाहिए।
तो सही स्ट्राइक सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इस केस में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ओटीएम पर आप वहां पे दाव लगा सकते हो जब ज्यादा मोमेंटम वहां पे हो रही है, ज्यादा मूव्स वहां पे हो रही है, तब जाके जो है आप वहां पे ओटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो। एटीएम जो है वो 50-50% चांस वाला चीज वहां पे हो सकता है। यदि मूव आपके फेवर में हो गए तो जैसे आपको यहाँ पे उस टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए जो है आपको वहां पे फायदा हुआ, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा फॉल हुआ, और आप इस फॉल को अच्छी तरीके से देखोगे तो ये एटीएम और ओटीएम एक ही जगह के आसपास क्लोज हुए, आप अच्छी तरीके से देखोगे तो। बट एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक, 940 कहां पे क्लोज हुआ है, वो बहुत ही नीचे क्लोज हुआ है। तो ये इफेक्ट रहता है दोस्तों, आप कौन सी स्ट्राइक को सिलेक्ट कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चीज वही है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला वही चीज बताता है कि आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है, उस स्ट्राइक के ऊपर आपका स्पॉट वहां पे ट्रेड कर रहा है क्या, और यदि वहां पे ट्रेड कर रहा है तो आपके पास वो एज रहेगा, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा रहेगी। तो इस केस में के लिए यदि मैं 800 की स्ट्राइक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं जब मेरा स्पॉट जो है 860 के आसपास वहां पे ट्रेड हो रहा था, तो स्पॉट 860 रुपए के आसपास था और मैंने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की थी वो 800 की थी, और इसी वजह से मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 60 रुपए का था। यदि मैं 860 का कॉल जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू एट 860 यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो स्पॉट ही मेरा 860 था और मेरी स्ट्राइक ही 860 थी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो आ जाएगी। और यदि मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू एट 940 के आसपास करने की कोशिश करूं तो वो टोटल निगेटिव आएगी, जहां पे मेरा स्पॉट 860 है और मेरी जो स्ट्राइक सिलेक्ट की वो 940 है, वो -100 आ जाएगा। तो ये दो केस में मेरा पैसा एक्सरसाइज करने पे नहीं बनेगा, वो वर्थलेस ही कंसिडर हो जाएगा। तो मुझे दाव वहीं पे लगाना है जहां पे मेरा पैसा बचेगा, यहाँ पे मेरे पैसे बन सकते हैं यदि मैं ट्रेंड फॉलोइंग, यदि मैं टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। तो ये रेंज एनालिसिस है दोस्तों, और इस रेंज एनालिसिस को जो है ना आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और ये चीज यदि आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आप जो है एक माहिर खिलाड़ी जो है वहां पे हो सकते हो। तो यदि मैं 11:30 बजे के बाद, 10:15 बजे के बाद ये मूव आपको दिखाऊं, तो 11 रुपए से इसने जो हाई बनाया वो 13 रुपए के आसपास आपको हाई बनाया, मतलब 2 रुपीज अप। ये जो है 940 वाला कॉल जो वहां पे हुआ, बतौर यहाँ पे प्रीमियम जो है, प्रीमियम के तौर पर आपको कम रुपए वहां पे लग जाते हैं, जो कि 11 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 250 का लॉट साइज है, तो आपको हिसाब से वहां पे नियर एंड अराउंड 2700 से 2800 रुपए लग जाते। यदि हम दूसरे चार्ट पर यदि यहाँ पे आ गए और दूसरे चार्ट को अच्छी तरीके से देखें, जो कि 10:30 बजे के बाद यदि हम देखें, तो 10:15 के बाद यदि हम चीज को देखें, 10:20 पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 860 की स्ट्राइक थी वो 40 रुपए से लगभग जो इसने हाई बनाया वो 47 रुपए का बनाया। मतलब ये जो मूव यहाँ पे हुई वो लगभग लगभग आई रिपीट, ये लगभग जो है 7 रुपए की मूव जो है रुपीज से आप हुआ। तो ये चीज है। दूसरी बात, यदि लास्ट चार्ट पे मैं आऊं जो कि इन द मनी वाला चार्ट वो था, और इन द मनी वाले चार्ट में जाके देखे 10:20 के बाद यदि हम इसका मुंह अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, तो वो लगभग 82 रुपए से आपको इंट्राडे जो हाई हुआ वो लगभग 91.5 रुपए के आसपास हुआ, मतलब लगभग 10 रुपए की मूव वहां पे हुई। तो आप कंपेरेटिवली कंपेयर कर लीजिए आपके लिए पैसा कहां पे ज्यादा बनेगा, सेम मूव सेम अंडरलेइंग स्टॉक। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो पैसा वहां पे बना दोस्तों, वो बना आपके लिए 800 की स्ट्राइक पर, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ 800 की स्ट्राइक वॉज 60 रुपए, और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो थी 860 की वो जीरो थी, और इसको -100 थी, और इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 रुपए की इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे 860 पे 7 रुपए की हुई, और 800 के कॉल पर आपको 10 रुपए की हुई। मतलब जहां पे आपको सिर्फ 2 रुपए का, मतलब 500 रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। यदि हम 7 रुपए का यहाँ पे कंसिडरेशन करें, तो आपके लिए यहाँ पे 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और ये
डायरेक्शनल बेसिस पे समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिस जो है आप अच्छे तरीके से वहां पे करिए, बिकॉज इट विल बी गिविंग यू द मोस्ट ऑफ द थिंग्स ओवर देयर। और इसके साथ आप बहुत सारी चीजों को जो है अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल से जो है समझ पाओगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर देयर। और इसी डायरेक्शन के साथ आप जो है बहुत सारे चीजों को समझने की वहां पे कोशिश करोगे। एंड होप सो आपको ये चीज जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चली हुई होगी, कौन सी स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट करनी है, उसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको चलना ही उतना है, आपको उतना ही देर ठहरना है, बट आपका फायदा कहाँ पे ज्यादा है वो उस चीज पर आपको फोकस करना बेहद ही जरूरी होता है। और ये मर्म होता है दोस्तों, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इंग्लिश में इसे कहा जाता है मोरल ऑफ द स्टोरी। और ये मोरल ऑफ द स्टोरी आप अच्छी तरीके से जब समझ जाते हो, देन डेफिनेटली दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको वहां पे उस चीज से जुदा नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके स्टडी पर फोकस करना होता है और आपको आपके लेवल्स को जो है अच्छी तरीके से समझना होता है। और ये थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल नॉलेज में जो है आपको यहाँ पे समझाने की जो है यहाँ पे कोशिश की है। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू का जो है महत्व जो है वहां पे होता है। एंड होप सो ये इंट्रिंसिक वैल्यू का महत्व जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हुआ होगा। अब और एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि वो भी चीज आपको समझनी बेहद ही जरूरी है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी अच्छी तरह से हो गई, आप एक बार इस चीज को रट गए, देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही खासम खास वो चीज वहां पे हो जाएगी। यदि हम बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने जो है आज के मॉर्निंग में एक गैप अप किया, और गैप अप के बाद मोमेंटम फेड होता हुआ, मोमेंटम लूज होता हुआ, उसके बाद में जो है सर्ल्ड होता हुआ वो दिखा। इंट्राडे जो हाई हुआ वो लगभग 34,361 के आसपास हाई बना। और जब ये हाई हुआ, और हाई बनने के बाद हर कोई बंदा जो है यही कंसिडर कर रहा होगा कि भाई यहां से बैंक निफ्टी जो है वो फॉल होने वाला है। तो तीन ट्रेडर हम यहाँ पे लेंगे, सेम ट्रेडर्स की हम कंसिडरेशन यहाँ पे करेंगे, समझेंगे कि क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे थी। पहला वाला ट्रेडर 34,000 के आसपास जो वहां पे ट्रेड कर रहा था, उसने जो है कॉल साइड का जो है हम यहाँ पे कंसिडरेशन करना चाहिए एक्चुअली, बट यहाँ पे पुट साइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो पुट साइड का भी इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला हम समझ लेंगे। जो स्ट्राइक हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके नीचे जो है आपका स्पॉट रहना चाहिए, वो पुट साइड के लिए जो है वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है। मैं बता दूं, कॉल साइड के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो ये था, आपके स्पॉट की स्ट्राइक के ऊपर जो है आपका स्पॉट होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमने लिया था। अब ये फॉल के केस में जो है इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से प्ले करती है वो समझने की कोशिश करेंगे। जब इंट्राडे के हाई के आसपास हो रहा था तो तीन ट्रेडर का कंसिडरेशन करेंगे। पहला ट्रेडर जो कि 34,100 की स्ट्राइक को वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ट्रेडर एग्जैक्टली 34,400 की स्ट्राइक को वहां पे जो है पुट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और लास्ट वाला ट्रेडर जो है वो 34,800 की पुट को वहां पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये तीन ट्रेडर का हम एग्जांपल वहां पे लेंगे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा वहां पे किसका हुआ, किसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा थी इस फॉर्मूले का हिसाब से। और उससे जो है हम इस थेरोटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल के साथ कोरिलेट करेंगे, जिससे हमें इंट्राडे में सही स्ट्राइक कैसे चूज करनी है, उससे किस तरीके से हम फोकस कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। नेवरदलेस मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाना चाहूंगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था और इसी रेजिस्टेंस की बदौलत यहाँ पे बियर्स की दिशा में ये बैंक निफ्टी जा सकता है। इस केस में तीन ट्रेडर्स वहां पे थे, लेट्स से दिस एज अ ट्रेडर ए, दिस एज अ ट्रेडर बी और दिस एज अ ट्रेडर सी। इन तीन ट्रेडर्स की हम दिमागी हालत को अच्छी तरीके से समझने की जो है वहां पे कोशिश करेंगे, और राइट डाउन करके रखिए 34,100, 34,400 और 34,800 के पुट साइड वाले को, और वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला भी हमें वहां पे समझना है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो जाएंगे ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी के, और वहां पे जो है
समझने की चीज को कोशिश करेंगे। लेट सिलेक्ट द बैंक निफ्टी ओवर हियर, और बैंक निफ्टी में आने के बाद जो है हमें वहां पे वो 3 स्ट्राइक को हमें अच्छे तरीके से समझना है। लेट गो टू द स्ट्राइक। यहाँ पे मैं रिपीट करता हूं, मैंने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है, वो स्ट्राइक जो सिलेक्ट की है, वो पहली जो स्ट्राइक सिलेक्ट की थी वो 34,100 की सिलेक्ट की थी। दूसरी जो की थी वो 34,400 की थी। और एक बंदा ऐसा रहेगा कि एग्जैक्टली जो है उसने 33 आउट ऑफ द मनी लेनी है हमें। एक एक 34,100 की लेते हैं। लेट मी गेट ओवर हियर 34,100, और दूसरी लेते हैं 33,700 वाली की लेते हैं, और एक डीप इन द मनी 34,400 का पुट जो है हम वहां पे लेते हैं। तो ये इन द मनी वाली स्ट्राइक हो गई, ये इन द मनी हो गई, बट ये मॉर्निंग के टाइम जो है वो एटीएम थी दोस्तों, रिमेंबर दिस थिंग, ये एटीएम थी, और ये जो स्ट्राइक थी वो आउट ऑफ द मनी थी। अब दूसरी बात यहाँ पे हमें 34,100 की स्ट्राइक का वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। आपका स्पॉट जब 34,000 के आसपास चल रहा था, आपका जो स्पॉट था वो 34,000 ही था, और उस टाइम आपको जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पुट साइड की निकालनी थी। आपने ये जो स्ट्राइक ली थी वो 34,400 की स्ट्राइक ली थी, और निचले वाली जो है 33,700 की ली थी। अब पुट साइड पर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रेडर ये कह लीजिए। तो आईवी इज इक्वल टू व्हाट, स्पॉट आपका कहां पे चल रहा था, आपका स्पॉट चल रहा था 34,000, तो आपकी स्ट्राइक थी 33,700, और आपका स्पॉट चल रहा था 34,000। तो उस केस में आपने निगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है उस केस में। यदि 34,100 की स्ट्राइक ले लीजिए हमने, आपका स्पॉट जो आपने जो स्ट्राइक ली है वो 34,100 के लिए ली है, और आपने स्पॉट आपका 34,000 के आसपास है, तो आपके लिए वहां पे जो है पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। और 34,400 के लिए ट्रेडर बी का हो गया, ट्रेडर सी के लिए कह लीजिए आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की थी वो 34,400, और आपका स्पॉट जो है वहां पे 34,000 के आसपास चल रहा था, तो आपके लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी वो +400 के आसपास वहां पे चल रही थी। तो आपके लिए इन द मनी वाली स्ट्राइक जो है वो हमेशा दावेदार रहती है। इन द मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं रहती है, वो पॉजिटिव रहती है, वो उतना हक वाला पैसा किसी भी टाइम जो है आपके लिए बनवाएगी एज कंपेयर टू दिस स्ट्राइक और दिस स्ट्राइक। अब इसी चीज को जो है चार्ट पे जाके देखेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा इस फॉल में, जब मार्केट 34,000 से फॉल हुआ 34,800 की तरफ, वहां पे सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ, और उस फायदे में कौन से स्ट्राइक वाले ने सबसे ज्यादा कमाए, वो चीज जो है हम चार्ट पे जाके देखेंगे। तो लेट मी गो टू द चार्ट। तो यहां पे जाएंगे 34,100, 7 जुलाई है, तो यहाँ पे 34,100 का वहां पे पुट लेंगे। बैंक निफ्टी 7 जुलाई 34,100 पी यहाँ पे लास्ट में लगाया है। सेकंड में जाएंगे 34,400 का पुट, यहाँ पे 7 जुलाई की एक्सपायरी वाला पुट, और लास्ट में हम लगाएंगे जो स्ट्राइक हमने चूज की थी, दैट स्ट्राइक वॉज 33,700, 33,700 का पुट 7 जुलाई का। अब हम चार्ट में जाके देखेंगे कि फॉल कौन से टाइम पे एक्सेलरेट हुआ। आप अच्छी तरीके से देखोगे, जब 34,000 के नीचे जो है मार्केट गया, उस टाइम उस दौरान मार्केट जो है फॉल एक्सेलरेटेड हुआ, और वो फॉल का टाइम क्या था, वो 2:15 पे था। अब जाएंगे 5 मिनट पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट 2:15 के बाद वहां पे फॉल शुरू होना शुरू हो गया, वो टाइम था 2:35 के बाद 34,079 से 80 से लो जो हुआ वो 33,700 के आसपास हुआ। अब उसी टाइम फ्रेम में वहां पे किसके ऑप्शन 2:35 से डे हाई तक किसके ऑप्शंस बढ़े, वो हम अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे। तो लेट जूम द चार्ट्स ओवर देयर। अब 2:25 35 तक मैं पॉइंट जो हाईलाइट करूंगा, वहां पे 120 रुपए से इंट्राडे जो हाई हुआ वो 260 रुपए का हुआ। 120 से
260 मतलब कितनी मूव हुई? 140 रुपए से ये जो ऑप्शन है वो अप हुआ। अब जाएंगे दूसरे चार्ट तक, 2:35 से, वो 33,400 का पुट है। 2:35 यहां पे था, जो कि 450 रुपए था, और वहां से जो हाई बनाया इसने 725 रुपए का बनाया। मतलब ये डिफरेंस यदि निकाले तो लगभग 310 रुपीज प्लस रुपीज से आप हुआ। ओके, और लास्ट एग्जांपल में हम जाएंगे। 34,100 का पुट था, 2:35 तक ये था यहाँ पे, जो कि 270 रुपए के आसपास था, और वहां से जो हाई बनाया इसने वो 480 रुपए के आसपास बनाया। मतलब 200 रुपए से अप हुआ। तो आप देखिए, ये आउट ऑफ द मनी था, ये एटीएम था, और ये इन द मनी वाला स्ट्राइक था। तो आपको सेम फॉल के लिए जहां पे 140 रुपए मिले, जहां पे कम कैपिटल आपको पुट बाय करने के लिए लगा, यहाँ पे आपको 310 रुपए का मिला, बट यहाँ पे हाई प्रीमियम की वजह से हाई कैपिटल लगा, और यहाँ पे आपको 200 रुपए का मूव कैप्चर हुआ, बट यहाँ पे मीडियम आपको मूव चीज लगी। तो यदि वो मूव हो रही है तो आपके लिए सबसे ज्यादा पैसे कहां पे बने? 310 रुपए का मूव वहां पे हुआ। वो कहां पे हुआ? आईटीएम में। और वो क्यों, किसकी बदौलत? इंट्रिंसिक वैल्यू की बदौलत, जिसका फॉर्मूला था आपकी स्ट्राइक के नीचे जो है मार्केट था, और इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी पॉजिटिव थी। आपका स्पॉट वहां पे था, आपने जो स्ट्राइक यहाँ पे चूज की थी वो 34,400 की स्ट्राइक चूज की थी, और स्पॉट जो था उस टाइम 34,000 के आसपास चल रहा था, और इसी के बदौलत आपको जो है मैक्सिमम मूव जो है वहां पे कैप्चर होती हुई दिखी। तो मुझे कौन सा ट्रेड करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज का जो लेखा जोखा है, उसका जो डायरेक्शन है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से जाता है। हम कहते हैं राज्य मार्ग जो है वो राज्य मार्ग यहां से जाता है। तो हमें पेनी पेनी को कंसिडर नहीं करना है। पेनी की जगह आपकी पूरी कैपिटल जो है वहां पे दाव पे लग जाती है। यदि बड़ी मूव नहीं होती तो आपको 300 की बजाय आपको 50 से 70 पॉइंट्स तो आसानी से मिल जाते, बट यहाँ पे आपको उतने मूव नहीं, पॉइंट जो है वो नहीं मिल पाते हैं, जहां से आपका जो है जो पेड जो है वो नहीं भर पाता, जो कि आपके लिए ट्रिगर जो है वहां पे नहीं हो पाता। तो ये सिंपल चीज है दोस्तों, और ये ही सिंपल चीज मैं आपको जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड होप सो यू आर विथ मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट ओवर हियर। और आपको इसके बाद में तो ये भी पता चल गया हुआ होगा कि कौन सी स्ट्राइक पर मुझे ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्राइक को जो है मुझे अच्छी तरीके से समझना है, क्या लॉजिक है ये इंट्रिंसिक वैल्यू का, और इस इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं अच्छी तरीके से राइट कर पाऊं तो मेरे लिए ट्रेंड ट्रेडिंग तो इतनी बड़ी नहीं होगी। आई होप सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आ चुका है, और इसकी बदौलत जो है आप अच्छी तरीके से एक परिपूर्ण ट्रेडर जो है वहां पे आप बन रहे हो। तो ये तो बैंक निफ्टी हो गया, और इन चीजों को जो है आपको सम करना है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास की बदौलत जो है आने वाले टाइम के लिए, आने वाले वक्त के लिए जो है आप कहीं पे भी इस लॉजिक को लगा सकते हो। आप एक आत्मनिर्भर वहां पे ट्रेडर जो है वहां पे हो सकते हो। इस आत्मनिर्भर की वजह से जो है आप बहुत सी अचीवमेंट जो है आपकी खुशी के लिए, आपके गोल्स के लिए वहां पे कर सकते हो, क्योंकि हर एक बंदे का वहां पे ध्येय रहता है। ध्येय का मतलब रहता है मोटो, एम इन द लाइफ, और वो एम इन द लाइफ जो है आप इस चीज को जो है अच्छी तरीके से समझ में ले रहे होगे, और ये एक स्ट्रेटजी वहां पे रहती है दोस्तों, और इस स्ट्रेटजी की बदौलत जो है आप अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हो। ये भी चीज है। ये तो हुआ एक स्केल का जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू को दिखाता है। एक एक लॉटरी टिकट है दोस्तों, बट इस लॉटरी टिकट को कब खरीदना चाहिए ये पता चलने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट रहता है। बट वो ट्रिगर पॉइंट कब काम में आएगा? जब आप चार्ट पैटर्न को जो है अच्छी तरीके से समझ लोगे। यदि उन चार्ट पैटर्न को आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हो, देन ये बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, और इस मुश्किल घड़ी में इन मुश्किल चीजों को जो है
वहां पे करने की कोशिश मत करिए, वहां से जीरो से ही स्टार्ट करिए। बट जीरो से जब स्टार्ट करोगे तो आप इन स्टडी को अच्छी तरीके अपनाओगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डायरेक्शन में लेके जाओगे, देन डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपके लिए जो है एक मददगार और कामयाब वाली चीज जो है वहां पे होगी होगी। तो मैं जो इशारा यहाँ पे कर रहा हूं, चार्ट को स्टडी करना बेहद ही जरूरी है। चार्ट से हमें क्या पता चल जाता है, चार्ट से हमें सपोर्ट कहां पे है, सपोर्ट वालों लोगों की वहां पे थिंकिंग क्या चल रही है वो वहां पे पता चल जाती है, और उस थिंकिंग की बदौलत जो है आप बाद में जाते हुए चीजों को अच्छी तरीके से समझ ले पाते हो। बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग लेवल यदि आपके साथ में आ गई, देन डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी चीज वहां पे हो जाएगी। और यही चीज जो है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दूसरी बात यदि हम देखें तो बजाज फाइनेंस, बैंक निफ्टी निफ्टी तो हो गया, कुछ चार्ट्स हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारे लिए लॉजिक वहां पे था। तो यदि हम आयशर आयशर मोटर का 5 मिनट का भी चार्ट अच्छी तरीके से देखे, तो आयशर मोटर में मॉर्निंग में क्या हुआ, एक गैप अप हुआ जहां पे रेंज बनी ओपनिंग 5 मिनट की, ये हाई था 5 मिनट का और ये लो था, प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वहां पे उसने अच्छी तरीके से सस्टेन जो है वो करके रखा हुआ था। और जैसे ही उसने सस्टेन रखा था, वहां से आपको जो है एक अच्छा खासा बाउंस बैक 2800 रुपए से लगभग डे हाई की तरफ, जो कि 2838 प्लस लेवल तक वहां पे देखने को मिला। भले ही आपने यहाँ पे कैश में ट्रेड किया होता एक क्वांटिटी के साथ भी दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके लिए कम से कम 40 रुपए नहीं तो कम से कम 30 रुपए का तो प्रॉफिट वहां पे बन ही जाता। दूसरी बात ये हुआ एक चीज, जब फिर से एक बार इस डे हाई की तरफ वो रिजेक्ट होता हुआ दिखा, तो आप जो है यहाँ पे इसे सेल कर पाते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखते, और उसके बाद में आप इस फॉल को एंजॉय कर पाते, जहां पे इंट्राडे जो लो हुआ वो लगभग 2798 रुपए का हुआ। शॉर्ट की लेवल आपकी 2730 या 2725 भी कह लीजिए, वहां पे भी आपको 25 रुपए का जो है प्रॉफिट हो जाता। अब ये लोअर टाइम फ्रेम में क्यों क्यों बदौलत है, क्योंकि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है और उस अप ट्रेंड में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, इसीलिए छोटी रेंज में यहाँ पे घूम रहा है। मैं डायरेक्टली 5 मिनट में ये लॉजिक आपको तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा तरीके से मूव होने वाला है। अब ये कैसे मूव होने वाला है ये मैं चीज जो है आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाके हुए समझाने की जो है यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम आए हैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, और मंथली टाइम फ्रेम में आप अच्छी तरीके से ट्रेंड रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे। तो अक्टूबर 2021 का यहाँ पे हाई हुआ था, और उस हाई के बाद एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड जो है इस स्टॉक में इस काउंटर में होता हुआ दिखा, और उस काउंटर में जब हुआ तो ये डेजिग्नेटेड हाई था, डेजिग्नेटेड हाई के बाद ये लो हुआ, ये लोअर हाई हुआ, और इस तरफ यहाँ पे लोअर लो होता हुआ दिखा। बट जब इसने इस लोअर हाई को क्रॉस किया तो ये जो है ट्रेंड चेंज का ट्रिगर हुआ इस दिन से, जो कि 2021 में हुआ। उसके बाद में आप बार बार देखोगे एक ही लेवल से, जो कि लगभग 2850 की लेवल से जो है ये बार बार रिजेक्ट होता हुआ दिखाया, और ये जो हाई था यहां से ये सप्लाई लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ की गई है, और डिमांड लाइन जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर से और एक क्लिफ वाली जोन से यहाँ पे डिमांड लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ की गई है, जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं मंथली स्केल पर। दूसरी बात, यदि आप पिछले 3 महीनों से या 4 महीनों की कैंडल अच्छी तरीके से देखोगे, तो बार बार हैमर वाली कैंडल जो है ये आइशर वाला स्टॉक जो है वो बना रहा है। हैमर मतलब क्या है कि एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल जो है ये स्टॉक यहाँ पे बना रहा है, और इस बाइंग प्रेशर कैंडल की बदौलत जो है ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पीरियड पे जो है अच्छा खासा मूव जो है वहां पे करने वाला है। और ये सिंपल चीज कैसे पता चली, ये सिंपल चीज पता चली हायर टाइम फ्रेम में जाने के बाद ट्रेंड को समझने से। अब आप कहोगे ट्रेंड कैसे पता चला, जब इस लोअर हाई को इसने क्रॉस कर दिया तो मुझे ये चीज पता चली कि ये ट्रेंड जो यहाँ पे चल रहा है ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, और उसका जो है यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर लो है, और इस हायर लो को जब तक वो काटेगा नहीं तोड़ेगा नहीं तब तक ये अप ट्रेंड रहेगा, और उसका ब्रेकआउट वाला लेवल जो है वो 2850 की लेवल के आसपास है। ये चीज आपको आई होप सो समझ में आ रही होगी। यदि जून महीने की कैंडल हम देखें
तो एक डोजी कैंडल जो है हमें जून महीने की यहाँ पे बनती हुई दिखी, जहां पे ऊपरी स्तरों पर 2922 का हाई और निचले स्तरों पर आपको लो जो है वो 2585 का हुआ है। दूसरी बात आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो हाई वही जोन है और उसी ट्रेंड लाइन के आसपास, इस सप्लाई लाइन के आसपास जो है आपको ये हाई बनता हुआ आइशर मोटर में बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इन पॉइंट्स को, इन लॉजिकल थिंग्स को क्यों हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमें जो है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि भाई साहब ये चीज यहाँ पे क्यों बन रही है और इसके बदौलत हमें जो है आने वाले दिन के लिए ट्रेड बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो इस लेवल के लिए हमें वेट करना है। एंड एज ऑफ नाउ इस महीने की कैंडल आप देखोगे तो इतनी छोटी वाली कैंडल हुई है, जितना बड़ी वाली कैंडल बनती, बड़ी वाली वॉलेटिलिटी ये कैंडल बना रहा है, स्टॉक बना रहा है, तो ये इतनी तो कैंडल बनती है कि नहीं बॉस। एंड ऑलरेडी ये प्रोबेबल ब्रेकआउट वाला स्टॉक है और इसी वजह से जो है हमारे रडार पे या ऐसे स्टॉक वहां पे होने चाहिए। तो ये थिंकिंग है मेरी। अब इसको हम जो है वीकली में जाके देखेंगे, वीकली में हम अच्छे तरीके से जाके देखें तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आएगी कि 20 जून के हफ्ते में एक अच्छी खासी मूव जो कि 10.5% के आसपास हुई और उसके बाद में लास्ट वीक ऑफ जून में जो है रिट्रेसमेंट हुआ जो कि 3.5% नीचे आया। तो ये मार्केट की फितरत है और मार्केट एक अपमूव के बाद रिट्रेसमेंट करवाता है, अपमूव रिट्रेसमेंट, और वही चीज होती हुई दिखी और ये छोटी रिट्रेसमेंट करता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। आने वाले कुछ टाइम के लिए जो है छोटी रेंज में ये जो है ट्रेड करेगा और इसी वजह से ये रेंज हमें पता चल रही है और यदि ये हाई के ऊपर निकलेगा तो वो बड़ी मूव के लिए जो है वहां पे तैयार रहेगा। वीकली के बाद डेली में जाके देखें तो डेली में भी बहुत सारी चीज पता चल जाएगी और डेली में हमें ये पता चल रहा है कि ये छोटी रेंज वाली कैंडल बना रहा है, मतलब रेंज जो है वो सिकुड़ती जा रही है, लिमिटेड एक्टिविटी हो रही है और इस लिमिटेड एक्टिविटी में हम पार्टली बायर भी हो सकते हैं, पार्टली सेलर भी हो सकते हैं, सब्जेक्टेड टू हमें इस्टेब्लिश रेजिस्टेंस, इस्टेब्लिश सपोर्ट जो है वहां पे पता होना चाहिए। और जैसे हमें वो चीज अच्छी तरीके से पता चल जाएगी देन डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे लिए जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला ट्रेड जो है वहां पे क्रिएट आउट होगा और उससे जो है हम अच्छी तरीके से समझते हुए अच्छी तरीके से अच्छे डायरेक्शन में ट्रेड आउट जो है वहां पे करेंगे ही करेंगे। तो ये सिंपल चीज है। और पिछले 2-3 दिनों से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, टेपिड एक्टिविटी हो रही है, उसको ही हमें समझना है, दूसरी कोई भी चीज हमें यहाँ पे नहीं करनी है। और आप अच्छी तरीके से देखोगे तो रिवर्सल और रैली वही चीज हो रही है और एक रेंज जो है बनती हुई वहां पे दिख रही है। आप देखोगे तो उसी डिमांड के आसपास वहां पे बाइंग और उसी सेलर के सप्लाई के आसपास सेलिंग होती हुई दिख रही है। उसी चीज को आप 15 मिनट में जाके देखोगे तो उसी तरीके की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी जो कि आज 5 जुलाई था, लो के आसपास आया, प्रीवियस हाई के ऊपर ही यहाँ पे था और वहां से बाउंस जब हुआ 2800 से जो हाई हुआ वो 2840 के आसपास हुआ, वहां से सेल ऑफ बनने के बाद वहां पे सेलिंग की पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी होती हुई दिखी। तो ये स्टीप सेल ऑफ के बाद ये छोटी छोटी एक्टिविटी होती हुई दिखेगी। तो बाय ऑन डीप वाली स्टाइल, बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटेजी जो है आप यहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और मेरा मानना यही है कि आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लो पाओगे, समझ ले चाहेंगे और इसी डायरेक्शन को जो है आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बेसिकली यही फंडा रहता है कि हम यहाँ पे जो थे, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मांजरा क्या है, ये वही चीज है कि हमारे लिए कॉल के लिए हम यदि हम कंप्यूट कर रहे हैं तो आपका स्पॉट जो है आपने ली हुई स्ट्राइक के ऊपर होना चाहिए। तो उसी के दौरान जो है आपका पैसा बनेगा यदि मोमेंटम यदि वहां पे आता है। यदि उसके ऊपर वो मूव नहीं हो रहा है देयर इज बिंग लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी और उस चीज को जो है हमें अच्छे तरीके से वहां पे समझना बेहद ही जरूरी होता है। और दोस्तों बार बार यही चीज जो है हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हमने यहाँ पे बजाज ऑटो पे ऑप्शन चेन में देखी थी, मैं फिर से एक बार रिवाइंड करवा दूं। 2050 का कॉल की स्ट्राइक थी जब स्पॉट 2026.90 के आसपास ट्रेड हो रहा था। वहां पे 2050 का कॉल 6.35 के आसपास वहां पे ट्रेड हो रहा था। इन द मनी वाली स्ट्राइक ये थी, जो स्पॉट कंसिडर किया था वो 2026 था, जो एटीएम वाली स्ट्राइक हमने ली नहीं थी, आउट ऑफ द मनी वाली स्ट्राइक ली थी
और यहाँ पे जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से हो सकता है ऑप्शन चेन को देखते हुए, वो चीज जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थिंग की तरफ हम यदि यहाँ पे जाए तो हमारे लिए जनरलाइजेशन जो थे वो 3 स्ट्राइक के थे। वो फर्स्ट वाली स्ट्राइक थी 2080, 2030 और 2050। और इस केस में हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे क्रिएट हो सकता है वो चीज हम यहाँ पे देखें। तो ये जनरलाइजेशन कौन सी डायरेक्शन में हमें लेके जाएगा और कैसे समझ में आ जाएगा वो चीज हम यहाँ पे देखें। तो हमारे लिए स्पॉट वाली स्ट्राइक ये थी 2050, जिसका प्रीमियम हमने बायर के तौर पर 6 रुपए 35 पैसे का दिया है। और यदि हमारे लिए प्रॉफिट यदि निकालना है तो 2050 तक आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 0 टू निगेटिव ही यहाँ पे रहेगी। बट जैसे ही आपकी कीमत, जैसे ही आपका स्पॉट 2060 के ऊपर 2050 के ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वहां पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बट यदि आपने ली गई स्ट्राइक के नीचे या उसके आसपास ही कीमत रहती है तो आपने ऑप्शन बायर के तौर पे जो प्रीमियम दिया गया है वो आपके लिए जो है वहां पे लॉस रहेगा। और उस लॉस की वजह से जो है आप वहां पे जो है लॉस 6 रुपए 35 पैसे का लॉस जो है वहां पे कर पाओगे। और यही चीज जो है आपको अच्छी तरीके से समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है और लॉस नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉस ना होने के लिए आपके लिए मार्केट की ये सेंटिमेंट होना बेहद ही जरूरी है। 2050 जो स्ट्राइक आपने सिलेक्ट की है उसके ऊपर ही आपका स्पॉट यदि गया तो ही आपके प्रॉफिट होने की संभावना है। बट नाउडेज पीपल क्या करते हैं, यदि आपका मार्केट 2040 के आसपास चल रहा रहता है, उसके पास पैसा कम रहता है, इसलिए वो आउट ऑफ द मनी वाली वहां पे जो है स्ट्राइक्स लिए जाते हैं और वहीं पे उनका जो पैसा जो है वो गंवा देते हैं। तो जहां पे लॉस हो रहा है उस लॉस वाले कंडीशन में, वो लॉस वाले सिचुएशन में जाना ही नहीं है जहां पे हमारा पैसा बन सकता है। मतलब यदि मार्केट मेरा 2030 के आसपास ट्रेड हो रहा है तो जहां पे मेरा पैसा जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी लेस रहेगी, तो वो चीज कौन सी रहेगी, आईटीएम वाली स्ट्राइक, जहां पे मेरे लिए इंट्रेंसिक वैल्यू जो है ज्यादा से ज्यादा वहां पे रहेगी। और वो इंट्रेंसिक वैल्यू के बदौलत जो है मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है कमा पाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं निगेटिव मत हो जाना कि भाई 2020 2010 2000 के आसपास वहां पे निगेटिव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे 2050 की स्ट्राइक का कंसिडरेशन किया है। यदि 2030 के आसपास मार्केट रहता और यदि मैंने इन द मनी वाली स्ट्राइक बाय की होती देन डेफिनेटली मेरे लिए चीज जो है डायरेक्शनल बेस वर्कआउट हो जाती। ये सिंपल चीज है और ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से अंडरस्टैंड करना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपके लिए अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो यदि ऑप्शन बायर की हिसाब से, कॉल ऑप्शन बायर के हिसाब से यदि आपको पैसा कमाना है देन आपने जो स्ट्राइक वहां पे सिलेक्ट की है उसके ऊपर जो है मार्केट वहां पे जाना बेसिकली बहुत ही जरूरी है। यदि आपका स्पॉट आपने सिलेक्ट की है स्ट्राइक के नीचे है देन ऑब्वियसली आपका लॉस होने की संभावना वहां पे 99% है। और इसीलिए 99% ऑफ ऑप्शन बायर जो है वहां पे लॉस किए जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है इन द मनी वाली जो स्ट्राइक्स है उनका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। आउट ऑफ द मनी वाली स्ट्राइक जो है उनका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 या वहां पे निगेटिव रहता है। और इसीलिए 99% ऑफ ट्रेडर जो है वहां पे लॉस कर जाते हैं। और उस चीज को जो है यदि आपको बदलना है देन डेफिनेटली आप जिस चश्मे से इस मार्केट को चश्मे से मार्केट को देखने की कोशिश कर रहे हो, वॉट एवर द लेंसेज गॉगल्स यू आर यूजिंग ओवर देयर, उनको बदलना बेहद ही जरूरी रहता है। एंड ये अंडरस्टैंडिंग आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। एंड आई होप सो everyone is understanding the things very and instinctively and understanding it the things very well with me, and hope so everyone is with me. Everyone is with me and everyone is understanding it well in the well preferred direction. I hope so. तो ये सिंपल चीज है और इसकी
हिसाब से ही वहां पे चीजें जो है वहां पे करनी होती है। तो ये सिंपल चीजें है एंड आई होप सो इसके बाद जो है आपको ये चीजें समझनी बेहद ही जरूरी है। तो कॉल ऑप्शन बेचने वाले के लिए क्या चीज रहेगी, वो हमें तो लेने देनी नहीं है। पुट ऑप्शन खरीदार के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में ये जो फॉल हुआ था, तो उस केस में पुट ऑप्शन वाले के लिए क्या वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो चीज जो है हमने यहाँ पे लिखी है, जो कि स्ट्राइक के नीचे आपका स्पॉट होना चाहिए। कॉल ऑप्शन में आपकी स्पॉट की कीमत आपने सिलेक्ट की है, स्पॉट के स्ट्राइक के ऊपर वहां पे होने चाहिए, वही चीज जो है मैंने यहाँ पे समझाई है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइंड करवाना चाहूंगा। हमने जब मार्केट 34,000 के आसपास वहां पे ट्रेड हो रहा था तो 3 स्ट्राइक सिलेक्ट की थी, 34,100, 34,400 और 33,700। ये 3 स्ट्राइक थी। ये ट्रेडर ए की स्ट्राइक थी, ये ट्रेडर बी की स्ट्राइक थी और ये ट्रेडर सी की स्ट्राइक थी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू यदि मुझे कंप्यूट करनी है ट्रेडर बी की, देन डेफिनेटली मैंने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की थी उसके नीचे मेरा स्पॉट होना चाहिए। तो 34,100 की मेरी स्ट्राइक थी और उसके नीचे 34,000 पर मेरा स्पॉट था, तो उसमें मेरा 100 पॉइंट का पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा था। यदि ट्रेडर ए के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करना होता तो मेरी स्ट्राइक 34,400 थी, जब जो स्पॉट जो था वो 34,000 के आसपास था, और उस केस में मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू जो था वो प्लस 400 के पास था। और 34,700 के केस के लिए मैं इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करूं तो वो जो है स्ट्राइक 34,700 थी और स्पॉट जो है वो 34,000 के आसपास था और वो निगेटिव आ रहा था, और उस केस में मेरा पैसा नहीं बन पा रहा था। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू का इमेजिनेशन होता है, इसीलिए प्रेफरेबली इन द मनी वाली को जो है वहां पे ट्रेड को जो है वहां पे ट्रेड करना बेहद ही जरूरी होता है दोस्तों। और यही समझ, यही अंडरस्टैंडिंग जो है इस सेशन के माध्यम से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ एंड होप सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आ गई होगी। और यही उद्देश्य